बात करेंगे बदलते मौसम और मुतासिर होती है इंसानी सेहत की। गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी की आमद का जो दरमियानी अरसा होता है ना, ये इंसानी जिस्म के लिए काफ़ी पेचीदगी लाता है। दिन के वक्त होती है धूप की शिद्दत और अजीब सी ना बेचैनी होती है, और जैसे ही शाम होना शुरू होती है तो खुनकी आ जाती है और रात को जो है वो नमी आ जाती है, उससे नज़ला होना शुरू हो जाता है और ये सारे तमाम तर मामलात जो हैं हो जाते हैं। हाँ। जुकाम और फ्लू का फिर इंसान शिकार भी हो जाता है। बिल्कुल, और बुखार भी होता है। और उसके साथ साथ हम ना जब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ़ौरन से एसी जो है वो कर लेते हैं जिस 16 पे, और फिर जब अचानक से ठंड लगती है आप एसी बंद कर देते हैं, आपकी बॉडी जो है वो स्वेट होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से भी अक्सर ऐसा होता है कि आपको बुखार हो जाता है, आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, या फिर ये होता है कि आपको जो फ्लू होता है ना वो फिर एक एक हफ्ते तक चलता है और फिर खुश्क खांसी भी होती है। इसी तमाम तर मामलात पर, बहुत सारे अहम इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फिटनेस एक्सपर्ट सोनिया लोधी साहिबा ने। सोनिया, बेहद शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करे आगे भी ठीक रहे, क्योंकि जो बदलता मौसम है ना, ये सेहत को बहुत मुतासर कर रहा है। हर कोई हमें अपने आसपास या तो फ्लू में मुब्तला नज़र आ रहा है, या फिर ये शिकायत करते नज़र आ रहा है कि दिन में इतनी गर्मी होती है लेकिन रात को और अर्ली मॉर्निंग ठंड हो जाती है, ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है। कराची में तो खैर क्या ठंड आती है, कराची वालों को शौक है ठंड का। आई कैन सी दैट ना, मतलब अभी से हुडीज़ वगैरह निकलने शुरू हो गए वहाँ पर। अच्छा। और आप लोगों ने ठंड का माहौल बना दिया बातों से ही ना वहाँ पर। मुझे यहाँ से फील हो रहा है, मुझे अक्रॉस द कैमरा ठंड आती। अच्छा, वैसे होता है कि जो लाहौर, ये इस्लामाबाद वाले कराची आते हैं, उन्हें कराची में इतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन जो लोग कराची के पैदाइशी हैं वो इन दिनों में, इनकी ये जो इन दिनों की अर्ली मॉर्निंग है उसको ज़्यादा जो है वो ठंड लग रही होती है। बिल्कुल। असल में ये है कि जैसे जो बदलते मौसम होते हैं ना, इसके अंदर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। एंड एज़ यूजुअल हम तो फिटनेस को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हैं, अपने आप को ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपनी फ़िटनेस को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सो हम जब उसके ऊपर काम नहीं करते तो ज़ाहिरी सी बात है, आपको फ़्लू तो क्या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फ़्लू एक ऐसी चीज़ है कि जो बदलता मौसम होता है, इसमें स्पेशली जैसे सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी आती है तो फ्लू जो है वो फैल जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा होता है समहाउ। सो उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपनी ग़िज़ा में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर लें कि जिससे आप उनकी तासीर गर्म हो और वो आपकी बॉडी को इंटरनली वार्म रखें, ताकि बाहर के मौसम की जो क्या कहना चाहिए, जो बाहर के मौसम की इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके ऊपर ना आए ज़्यादा। ओके, सुनिए एक चीज़, और वो ये कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जिम प्रेफर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी प्रेफर करते हैं। बहुत सारे कहते हैं कि जी ये ट्रेडमिल है, दिस इज़ एब्सोल्यूट अननेचुरल, तो क्यों ना हम बाहर जाएं और बाहर वॉक करें। और ख़ास तौर पे अभी कोविड के मामलात में थिंग्स शिफ्टेड अ लॉट। बहुत सारे लोगों ने जब जिम्स बंद हुए तो उन्होंने सड़कों का रुख किया, पार्क्स का रुख किया। कराची में वैसे पार्क्स तो है नहीं भैया, तो सड़कों का रुख किया और वो वहाँ पे लंबी लंबी वॉक और जॉग कर रहे हैं। बट अब जैसे ही ये वाला मौसम आता है जिसमें अंदाज़ा नहीं होता हमें कि सर्दी आ गई है या अभी नहीं आई है, उसमें लोग उसी अटायर में निकलते हैं, उसी हल्की टी शर्ट में या शॉर्ट्स में या 3/4 में निकल जाते हैं, और उसके बाद जब वो घर वापस आते हैं तो उनकी नाक भी बहरी होती है और सर भी भारी हो रहा होता है। तो ऐसे में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ख़ासतौर पे ऐसे सीज़न में कि जब हम बाहर आउटडोर कोई वर्कआउट करने जा रहे हैं, इवन वॉक या जॉग करने जा रहे हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया, थैंक यू। ये इस बात को मैं बहुत बार करना चाहती थी बट समहाउ कर नहीं पाती थी। एक्चुअली क्या होता है, जब हम उसी अटायर में खूब स्वेटिंग करते हैं और हम हाफ 3/4 पहने हुए या टी शर्ट्स पहने हुए, तो जो बाहर की ठंड होती है वो ऑब्वियसली आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट करती है। और इसके साथ साथ जो आपने जिक्र किया, इसके अलावा बॉडी पेन्स, बॉडी एक्स भी आ जाते हैं। लाइक शोल्डर पेन शुरू हो जाता है, या आर्म में पेन शुरू हो जाता है, या काफ मसल्स हमारे ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से खिंच गए हैं। वो बेसिकली असर यही होता है सर्दी का। सो प्लीज़, ये जो अब मौसम शुरू हो रहा है, कोशिश कीजिए कि कवर्ड रहिए। और जो भी अटायर आप पहन रहे हैं, स्पेशली जब आप वर्कआउट करने जा रहे हैं, देखिए अगर आप इंडोर कहीं करते हैं, लाइक अगर जिम में कर रहे हैं आप, तो आप टी शर्ट्स या नॉर्मल कॉटन ट्राउज़र्स वगैरह जिस तरह से और ब्रांड्स के मिलते हैं वो पहन सकते हैं। बट अगर आप
वहाँ से निकल रहे हैं, लाइक जिम से बाहर निकल रहे हैं, तो आपको किसी हुडी से या जैकेट से या किसी चीज़ से कवर अप, आजकल तो बहुत सारे अच्छे से कवर अप्स आ रहे हैं, आपको रैप करके निकलना है। लाइक वाइज अगर आप बाहर कोई बूट कैंप ज्वाइन किए हुए हैं या बाहर वॉक करने जा रहे हैं या बाहर कोई अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, सो उस वक्त आप अपना कवर अप अपना उतार सकते हैं, लाइक अपना जैकेट उतार सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप फ्री होते हैं और घर जाने के लिए निकलते हैं या अपनी बॉडी को कूल डाउन करने की तरफ लेके जाते हैं, तो आपको हर सूरत कोई ना कोई चीज़ अपने ऊपर डाल लेनी है, कोई जैकेट हो, कोई हुडी हो, कुछ भी हो, क्योंकि इस तरह से मौसम का असर आपकी बॉडी का मतलब बॉडी पे आपके अंदर भी और बाहर भी दोनों तरफ आपको बुरी तरह से मौसम जो है वो मुतासर करता है। और साथ में मैं एक छोटी सी चीज़ बताने वाली हूँ, एक कहवा बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रेफर करती हूँ। मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, तो ये कहवा जो है आपका आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, आपको उसकी तासीर गर्म है, तो आप बच्चे बड़े बूढ़े इसको सब इजीली ले सकते हैं। टेस्ट में भी बहुत अच्छा है और इसके बहुत हेल्दी हैं, तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या मैं बता सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। ये सारी चीज़ें, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके अपने किचन में मौजूद हैं। आपने अक्सर व बेशतर सुना होगा कि हमारा जो किचन है वो आधा जो है वो हमारा क्या कहना चाहिए, जो हमारी बीमारियों में जो हम बाहर का रुख करते हैं, एलोपैथिक या होम्योपैथिक दवाओं का रुख करते हैं, बजाय उसके अगर आप अपने किचन का रुख करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ऑर्गेनिक चीज़ होगी, आपके हाथ की बनी हुई चीज़ होगी, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, टोटली हर्बल एंड टोटली ऑर्गेनिक। आप सबके घरों में गरम मसाले मौजूद होते हैं, बड़ी इलायची भी होती है, बादियान के फूल, सौंफ एंड सिनेमन। ये चारों चीज़ों को आपको अच्छे से पानी में पकाना है। लाइक 2 कप पानी है तो 1 कप पानी रह जाएगा। जब जो 1 कप पानी रह जाएगा उसमें आपने आधा चम्मच शहद का ऐड करना है। अगर आप नहीं लेना चाहते हनी तो वो ऑप्शनल है, अदरवाइज अगर आप ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा है। ये कहवा आप हर एज ग्रुप को दे सकते हैं। इसकी तासीर बहुत अच्छी है, गर्म है, आपको सर्दी से बचाता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, वज़न भी कम करता है, आपका डाइजेशन भी अच्छा कर देता है। सो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि ये कहवा अपने घर में बनाइए, फ्लास्क में रखिए। आप 2 से 3 कप इसको ईजिली पी सकते हैं। तो अगर आप ये पीकर भी बाहर जाते हैं या बाहर से वापस आकर घर में सोने से पहले पीते हैं, तो ये फ्लू और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, जो मौसमी असरात हमारी बॉडी के ऊपर आते हैं, आप इससे बहुत हद तक बचाव कर सकते हैं। सही है। अच्छा सुनिए, आपने स्टार्ट में बात की थी अपना डाइट प्लान हमें थोड़ा सा चेंज करना है। मैं चाहूँगी, कहवा तो आपने बता दिया, लेकिन आजकल के टाइम में हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए? दिन में क्या खाना है, रात को डिनर में आपने क्या लेना है, सुबह ब्रेकफास्ट आपने क्या करना है? क्योंकि कहते हैं कि जैसे जैसे सर्दी आती है, अच्छा आप अपने नाश्ते में अंडों की तादाद बढ़ा दें, आप गर्म दूध का इस्तेमाल करें। तो क्योंकि अंडों की तासीर गर्म होती है ना, इसलिए वो कहते हैं कि जी अंडे आप ज़्यादा खाइए। लेकिन देखें, अगर आप डाइट प्लान, अंडे भी आप 2 से 3 जब खाएं कि जब आपका उतना ही एक्सर्शन भी हो रहा है। लाइक अगर आप 2 से 3 अंडे खा रहे हैं, मतलब आप इतनी ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, लेकिन आपका एक्सर्शन 0 है, तो वही अंडे जो हैं वो फैट में कन्वर्ट होके तो आपकी टमी पे और आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे स्टोर होके फैट बन जाएगा, मोटापे का शिकार हो जाएंगे। अगर आप अपनी डाइट हेल्दी रख रहे हैं, 2 से 3 अंडे उसमें बढ़ा रहे हैं, मौसम ऐसा है, ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बड़े लोग शौक से इनटेक करते हैं इस मौसम में, कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ ज़रूर कीजिए, लेकिन ये सोच के कीजिए कि आपको उसको एतदाल में लेना है। लाइक ऐसे नहीं कि आपने बहुत 2-2, 3-3 बोल्स, मैंने देखा कि लोग खाते हैं कि जी सर्दियां हैं, तो लेकिन वही चीज़ आपके फैट में स्टोर हो जाती है ना बाद में जाकर, अगर आपका एक्सर्शन नहीं है। सर्दियों में वैसे भी यूजुअली लोग जो हैं थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं, वर्कआउट नहीं करते, वॉक भी नहीं करते, ब्लैंकेट्स में रहते हैं। तो कोशिश कीजिए जो भी चीज़ आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ही करें और उतनी ही एनर्जी एक्सर्ट भी करें, ताकि वो चीज़ आपके फैट में स्टोर ना हो, फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर ना हो। 2 अंडे खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन अगर आप 10 मिनट वॉक करते हैं तो 20 मिनट वॉक कीजिए। अगर आप 1 घंटा वॉक करते हैं, आप थोड़ा सा 10 मिनट उसमें मज़ीद बढ़ा दीजिए। जितना जितना आप अपनी डाइट में जो जो चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं, सर्दियों की जो चीज़ें होती हैं लाइक ड्राई फ्रूट्स हो गए, देसी अंडे हो गए, इनमें ज़रा कैलोरीज हाई होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल रेगुलर डाइट होती है। तो फिर उसी लिहाज से आपको अपना वर्कआउट प्लान भी चेंज करना होता है। ये बात आप प्लीज़ जहन में रखिएगा। ड्राई फ्रूट्स शामिल कीजिए, सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स जो अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, लाइक अल्लाह ने जो पैदा किए हैं सीज़न में, उसका मकसद है कोई, उनकी तासीर अकॉर्डिंगली होती है, मौसम के अकॉर्डिंगली। तो जैसे पालक आता है सर्दी में, स्ट्रॉबेरीज आती हैं, एप्पल आते हैं, कीनू आ जाते हैं, ऑरेंजेस आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने डाइट में शामिल करेंगे, साथ में थोड़ा प्रोटीन हाई कर दें, लाइक गोश्त,
क्योंकि उसका भी तासीर गर्म होती है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप डाइट में शामिल कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना वर्कआउट प्लान या अपनी एक्सरसाइज या अपना वॉक या जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं उसको भी उसी लिहाज से प्लीज़ बनाइएगा, अपना प्लान उसी तरह से बनाइएगा। अच्छा सोनिया, एक चीज़ जो कि a bit deviating from the weather versus gym topic that we are discussing, but still ये questionable भी है और discussion इस पे ज़रूर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल करते ये हैं कि जब वो जिम ज्वाइन कर रहे हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहे हैं, एक तो वो एरा कि जी सिर्फ बॉडी बिल्डिंग वाला एरा है, वो अब ख़त्म होके इट्स गोइंग टू क्रॉस फिटनेस, और क्रॉस फिटनेस से भी अब मामला तो आगे की तरफ जा रहा है। एक तो चीज़ ये, लोग प्रेफर नहीं करते टू हैव सम ट्रेनर कि जी हम क्यों उन पे पैसा खर्च करें, हमें तो बस क्या करना है, कैलोरी निकालनी ना, तो वो भाग लेंगे तो कैलोरी निकल जाएगी, तो फला कर लेंगे तो कैलोरी हम ज़ाया कर देंगे। ये सारी चीज़ें क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं, इसी तरीके से एक बंदा जो अपने डिफरेंट गोल्स अचीव करना चाहता है, लेकिन वो गोल अचीव करने के लिए ही इज़ नॉट हैविंग अ ट्रेनर, सिर्फ इसलिए कि नहीं मुझे क्या ज़रूरत है, मैं कुछ वीडियो देख लूँगा, कुछ ये इस तरह की चीज़ें कर लूँगा तो ये हो जाएगा। आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ एलैबोरेट अस ऑन दिस इशू। वेरी नाइस क्वेश्चन आई मस्ट से। सबसे पहली बात कि आपका फिटनेस गोल क्या है, ये सारी बातें इस पर डिपेंड करती हैं। कुछ लोग अगर सिर्फ अपने आप को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं तो वो ज़रूर वीडियोस देखें। अगर वो उनका वेट इतना अच्छा है, उनकी बॉडी इतनी फिट है कि वो खुद से कर सकते हैं, सो ज़रूर करें। लेकिन अगर आपका फिटनेस गोल है कि जी आपको फ़ैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है, वेट लॉस करना है या बॉडी कटिंग में देनी है, तो फिर आपको हर सूरत एक सर्टिफाइड ट्रेनर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपका वर्कआउट प्लान करता है, अकॉर्डिंगली आपकी डाइट प्लान करता है, उसके बाद आपके रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जी, एक साहिबा या कोई साहब हैं और उनको 10 से 15 केजी रिड्यूस करना है और वो समझते हैं कि मैं सिर्फ ट्रेडमिल पे भागूंगा या मैं बाहर भागूंगा और मेरा वेट रिड्यूस हो जाएगा। देखिए, वेट कम होना और स्ट्रेंथ गेन करना समहाउ ये होता है कि लोग खुद से करते हैं, वेट तो कम हो जाता है लेकिन स्ट्रेंथ पुअर हो जाती है, अंदर से वो मसल लूज़ कर देते हैं अपना। सो ये एक एक्चुअली पूरी साइंस होती है कि अगर आप अपना फ़ैट रिड्यूस कर रहे हैं तो आपको अपने मसल को भी उतना ही टारगेट करना होता है, वरना आपकी बॉडी जो है वो आपके फ़ैट जब आपका ख़त्म हो जाता है फिर वो आपके मसल से एनर्जी लेना शुरू कर देती है और उसके बाद ये होता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स कि आप अपना मसल लूज़ कर देते हैं, आपकी बॉडी डी शेप हो जाती है। सो उसके लिए बेहतरीन ये है कि अगर आप फ़ैट लॉस या वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जाना चाहते हैं, सो प्लीज़ मेरी रिकमेंडेशंस हमेशा से ये होती हैं कि आप कोई सर्टिफाइड ट्रेनर अपने साथ रखें। 2 महीने 3 महीने आप जब उसके साथ करेंगे आपको रिजल्ट्स आएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। बट आप अपना फिटनेस गोल पहले डिसाइड कीजिए कि आपका आया फिटनेस गोल है क्या, आप कितना रिड्यूस करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं। इन सारी सूरतों को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप आगे से देखते हैं कि आपको करना क्या है। और सोनिया, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है अब हमें अपने लोगों को भी बताना, बिकॉज वी ऑल, जिसको कहते हैं ना, शायर कहता है कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। वी आर सो मच इनटू आवर प्रोफेशनल लाइव्स और हम इतना ज़्यादा वी आर अडहर्ड टू अर्निंग इन ईच एंड एवरीथिंग कि हम अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करना शायद भूल चुके हैं। ओके, विल गो टू अ फिटनेस कैंप, विल गो टू अ बूट कैंप, 42 दिन 40 दिन 15 दिन 30 दिन के भी आ रहे हैं। अब तो क्रैश 11 दिन में भी वज़न कम करके दिखाते हैं आपको। तो हो सकता है पानी पी के भी आप सब कुछ कर सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप देखने वालों को ये ज़रूर बताएं कि ये कोई मतलब कोई प्रोग्राम नहीं है, ये जो है इसको लाइफस्टाइल में ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इसको अपना रूटीन बनाना बड़ा ज़रूरी है। भले से आप दिन में हर रोज़ाना 15 मिनट तो अपने आप को दें, 10 मिनट भी अगर अपने हाँ, ऊपर क्या हमारे पास 5 अपने लिए 10 और 15 मिनट भी नहीं है इसको लाइफस्टाइल में ऐड करने के लिए? सोनिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपसे भी ये चीज़ एक शेयर करूं कि जो मेरे पास भी लोग आते हैं या मैंने अब तक जिन लोगों के साथ भी इंटरेक्शन किया है रिगार्डिंग फिटनेस सेशंस एंड ऑल, मुझे एक जुमला सुनने को मिलता है, लाइक
मुझे या तो पतला होना है, मुझे वेट गेन करना है या ये करना है। कभी भी मैंने किसी एक इंसान से ये नहीं सुना कि मुझे फ़िट रहना है या मुझे बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, इसीलिए मैं ये चीज़ ज्वाइन करना चाहता या करना चाहती हूँ। देखिए, अगर हम सिर्फ ये सोचें कि हमें पतला होना है, मोटा होना है, तो ये बात सही नहीं होगी। जो भी अल्लाह ताला ने आपको फिगर या फिज़ीक दी है, अगर आप उसी को मेंटेन कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि आप अपने लिए कुछ करें, तो फिर आपको अपने जिस्म को, अपने आप को, अपनी बॉडी को टाइम देना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको कैरी कर रही है। बेसिकली आपकी सोल आपकी इसी बॉडी में है। अगर ये बॉडी वीक होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो अगर जो 40 ईयर्स 50 ईयर्स मैक्सिमम आप हेल्दी रह सकेंगे, उसके बाद से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है हेल्थ से रिगार्डिंग। सो इसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि प्लीज़ मिनिमम टेकिंग 10 मिनट्स जो है वो बहुत ही थोड़े से होते हैं। अगर आप 10 मिनट्स मैं किसी को कहूँगी तो वो गलत होगा। 10 मिनट्स में उन लोगों का होता है जो बिल्कुल ही फिटनेस फ्रीक्स होते हैं और उनको पता होता है कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर उन्हें किस तरह से अपनी एनर्जी या कैलोरीज बर्न करनी है या एक्सर्शन करना है। एक आम जो लोग हैं, हमें किसी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स में या मिस्टर यूनिवर्स में पार्टिसिपेशन नहीं करनी। प्लीज़, जो अल्लाह ताला ने आपको फिज़ीक अता की है, बस आप उसको मेंटेन कीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, नींद पूरी कीजिए अपनी। 6 से 7 घंटे की जो नींद अल्लाह ताला ने कही है वो आप नींद पूरी करें। अपना खाना हेल्दी खाएं, पोर्शंस में खाएं। ज़रूरी नहीं है कि जी आप बहुत सारे पैसे फेंकें और उसके बाद आप डाइट प्लान बनाएं। देखिए, अगर आप खुद ही से अपनी कैलोरीज़ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें कि जी मैंने सुबह से लेकर रात तक ये खाना है, मेरी बॉडी का BMI और BMR ये है और मुझे इतनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं। खुद आप अपने आप को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, आपने क्या खाया क्या नहीं खाया। 40 मिनट मिनिमम। मैं 40 मिनट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो रेगुलर जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, मोस्टली उसमें से ऐसे लोग नहीं हैं कि जो डेली बेसिस पे वर्कआउट करते हैं। 40 मिनट अपने जहन में इस बात को रखें। 40 मिनट सिर्फ वॉक नहीं करनी, 40 मिनट के अंदर आपने वॉक करनी है, स्प्रिंटिंग करनी है, जॉगिंग करनी है। अपने इस पूरे सर्कल को रिपीट करते रहना है 40 मिनट्स, तब जाके आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी जो है वो एक्टिवेट होंगे आपके मसल्स और आप कैलोरीज बर्न करना शुरू करेंगे। सिर्फ वॉक करने से इतना ज़्यादा नहीं होगा। वॉक करनी है, थोड़ा सा तेज़ भागना है, थोड़ा सा और तेज़ भागना है, फिर थोड़ा भागना है कि हाँफने लगें, फिर वॉक की तरफ आ जाएं। ये साइकिल 40 मिनट्स तक रिपीट करेंगे, तब जाके आपको कुछ अच्छा रिजल्ट हासिल होगा। अगर आप सिर्फ इस चीज़ के ऊपर जाना चाहते हैं, साथ में अगर आप 20 मिनट की वॉक और ये वाला जो मैंने आपको सेशन बताया है और 20 मिनट्स आप अपना वर्कआउट रखें, जंपिंग जैक्स करें, स्क्वाट्स करें, लंजेस करें, 2-2 kgs के डंबल उठा के अपने घर में आप रख लें, आप वो कर सकते हैं। देखें, करने को जब हम कुछ भी करना चाहें हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी आप को अपनी वर्थ जाने कि भाई ये ही मैं हूँ और इसी मैं को आगे लेके जाना है, यही बॉडी है जो मुझे कैरी करनी है। तो प्लीज़ आप इसके ऊपर तवज्जो दें, हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर आइए। मोटा होना या पतला होने की तरफ ना जाइए, फिट होने की तरफ आइए। और यहाँ से भी ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, बॉडी टाइप के लिए क्या ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सोनिया, इट वॉज प्लेजर हैविंग यू। ज़रूर आगे चल के मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन अगर आप अपने लिए रोज़ाना 30-40 मिनट नहीं निकाल सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अपनी ब्रेक ले ज़िंदगी सकते हैं। आप अर्ली मॉर्निंग या फिर रात को या शाम को अपनी ज़िंदगी अपने आप को 40 मिनट तो दे अपनी सकते हैं। स्ट्रेसफुल ज़िंदगी को ब्रेक लगाएं और हम भी ब्रेक लेते हैं। हाँ, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदा ताला जब हमसे कोई सलाहियत लेता है तो हमें एक और सलाहियत दे भी देता है। ये सिर्फ वही लोग पहचान सकते हैं कि जिनमें शऊर होता है। बसारत से महरूम लेकिन बसीरत अफरोज़। आज नाबीना अफराद का आलमी दिन यौम सफ़ेद छड़ी मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम सफ़ेद छड़ी के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन इंटरनेशनल वाइट केन डे हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मकसद ऐसे हमारे स्पेशल अफराद को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से मुताल्लिक़ मुआशरे को आगाही फ़राहम करना और दुनिया को ये बावर कराना है कि ये स्पेशल अफराद भी थोड़ी सी तवज्जो के साथ एक ज़िम्मेदार और मुफीद शहरी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ इस ख़ास दिन पर हम आपको एक ख़ास सलाहियतों के मालिक इंसान से मिलवाएंगे जिनकी बातें और शख्सियत आपको हैरान कर देंगी। हमें ज्वाइन किया है सुहेल खान ने, जिन्होंने बेमहरूम होने के बावजूद क्रिकेट रिकॉर्ड्स कायम किए। उन्हें क्रिकेट रिकॉर्ड्स का
इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, बड़ा एजाज़ है उनके लिए, बड़ा मुनफरिद, और इसके साथ साथ बड़ी अच्छी बात है कि वो एक चीज़ के ना होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ों की मौजूदगी में अपना नाम बना रहे हैं, अपना नाम मनवा रहे हैं। सुहेल भाई हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सुहेल भाई? गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, परफेक्टली फाइन एंड शाइन। ज़बरदस्त। अच्छा, कहते हैं ना कि कोई भी मुश्किल आन पड़ती है, कोई भी ऐसा रुकावट हो जाती है तो इंसान डगमगा जाता है, उसके कदम जो हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते। लेकिन जैसे फैसल ने भी आगाज़ में कहा ना कि एक चीज़ अगर नहीं होती तो अल्लाह ताला उसके बाद हमें बेशुमार सलाहियतें दे देता है, लेकिन उन सलाहियतों को दुनिया के सामने लेकर आना, उन सलाहियतों को चैलेंज के बावजूद दुनिया को बताना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक मिसाल हूँ दुनिया के लिए, आपकी नज़र में, आपके नज़दीक कितना बड़ा चैलेंज बजाते खुद है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस मुश्किल को मुश्किल समझा ही नहीं। इसकी वजह सिंपल सी है, बिकॉज बाय बर्थ आई एम विजुअली इम्पेयर्ड। तो जब आपको होश संभालते ही ये पता हो कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो लोगों पे बोझ बन जाएं या लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। तो बात यह है कि मैं शुरू दिन से ही मेरा जो एक माइंडसेट था ना वो इसी तरफ था, रेडियो बचपन से सुनना, टीवी तो म्यूज़िक तो स्पोर्ट्स, तो पता है ना कि शुरू से ही मैं इस तरफ लग गया था। जो आपको पता है कि बीइंग अ 90s किड, आपको तो पता है 90s के दौर में वो 90s का म्यूज़िक और 90s का दौर था कैसा। हाँ, कैसा? हमें तो म्यूज़िक में और वो दौर ही ऐसा था, रेडियो भी FM भी नए नए आए थे पाकिस्तान में, तो उस तरफ शुरू से ही इंटरेस्ट। और हमारी 90s की क्रिकेट भी भैया एब्सोल्युटली क्रिकेट भी, और 90s के हर लिहाज से मैं बीइंग अ 90s किड मैं कहता हूँ कि बहुत खुशकिस्मत हैं लोग जिन्होंने 90s का दौर देखा है। यस। तो बस वो कहते हैं ना कि बस, तो मेरा साथ ये था कि इसको मैंने कभी, बस ये था कि मैंने बहुत बड़े बड़े गोल्स डे वन से नहीं बनाए थे। मैं वो इंसान हूँ जो वक्त के साथ चलने वालों में से हूँ, छोटे छोटे गोल्स बना के अचीव करने वालों में से हूँ। बहुत ज़्यादा आप बड़े देख ले तो आप फिर छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। हाँ, तो मेरा शुरू से ही माइंडसेट ऐसा था। रेडियो सुनना शुरू किया, बहुत 5-6-7 साल की एज से मैंने रेडियो पे कॉल्स करना शुरू कर दी थी, तो एक उसी से कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हुआ। फिर इत्तेफाक से रेडियो ने बड़ा किरदार अदा किया। रेडियो पाकिस्तान FM 101 मैंने ज्वाइन किया था एज एन RJ, वहीं से ऐसा वहीं पे कॉल भी करता था, वहीं पे फिर मैंने ज्वाइन भी किया। और जिसकी तरबियत रेडियो पाकिस्तान FM 101 जैसे इदारों से होगी तो आप सोचिए, तो फिर ज़िंदगी में कामयाबी मिलना तो आपको मिल ही जाती है। बेशक। और वो जो ये जो आवाज़ का थ्रो है ना, उसी से अंदाज़ा हो रहा है कि ये आवाज़ जो है ये रेडियो की है। अच्छा सुहेल भाई, हम ऑब्वियसली हमारे मुल्क में बेपनाह टैलेंट है, और लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास उस वक्त आ जाती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो जाती है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जब शॉपिंग मॉल्स होते हैं तो उसमें अगर कोई व्हीलचेयर पे कोई खातून या मर्द हैं, उनके लिए रैंप नहीं है। मुख्तलिफ बैंक्स हैं जहाँ पे इस तरह के ये मामलात नहीं हैं। तो सिमिलरली हमारे पास जो नाबीना अफराद हैं, उनकी रोड क्रॉसिंग वाले मामलात, ये सारी चीज़ें क्या क्या मुश्किलात आती हैं, अगर आप हमें बता सकें, सो दैट हमारे देखने वाले जो हैं वो ये सुन सकें और रियलाइज़ कर सकें। देखिए, सारी जो आप बात कर रहे हैं बैंक्स में, और ये जो आप बात कर रहे हैं रोड क्रॉसिंग की, ये वो सारी, देखिए नो डाउट मैं इसमें कोई ये नहीं कहूँगा कि ये मुश्किलात नहीं है, बिल्कुल हैं मुश्किलात। लेकिन जब आपके पास मुश्किलात हैं तो देखें, हम उसके खिलाफ बात तो कर लेते हैं कि चले इनको हल हो जाना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे हर मुश्किल का कोई ना कोई तो अल्टरनेट होता है ना। बिल्कुल, हर मुश्किल का कोई ना कोई अल्टरनेट होता है। देखें, अगर ठीक है बैंक में स्पेशल पर्सनस के लिए उस तरह से निज़ाम ना सही, लेकिन स्पेशल पर्सन को देख के बैंक वाले आपको समहाउ फेवर तो करते हैं, तो हर चीज़ को हम नेगेटिविटी में ही क्यों देखें, पॉजिटिविटी क्यों नहीं है। अगर आपको व्हीलचेयर के लिए रैंप मौजूद नहीं है लेकिन व्हीलचेयर देखकर लोग आपको सपोर्ट करने तो आते हैं ना, तो एक पॉजिटिव पहलू भी तो है। हाँ, बात आपकी ठीक है, मुश्किलात हैं, उनको हल होना चाहिए, मैं भी ये कहता हूँ बिल्कुल होना चाहिए, वो बात अपनी जगह। लेकिन हमें मुश्किलात को देख के रोते रहना और अपने आप को रोक लेना, ये गलत है। मैं समझता हूँ कि जितना फ़ायदा जिस चीज़ से जहाँ उठा सकते हैं, जो फ़ायदे मिल रहे हैं उनका सोचेंगे तो नुकसानों को भी भूल जाएंगे, या ऐसी मुश्किलात को भी भूल जाएंगे। That's a lesson to be learned. That's a lesson to be. और ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हर एक के अंदर होनी चाहिए। अच्छा सुहेल भाई, आप मौजूद हैं, मैं चाहूँगी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए क्यों ना कुछ क्रिकेट रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात कर लूँ। T20 वर्ल्ड कप का वो फाइनल जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी और बहुत बड़ा टाइटल अपने नाम किया, अगर उससे मुतालिक कुछ रिकॉर्ड्स आप हमारे साथ शेयर कर सके तो हमारे नाज़रीन के लिए भी बड़ी अच्छी बात होगी। बिल्कुल, इतवार का दिन था और मुझे याद है उस दिन वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी मनाया जाता है 21 जून। और म्यूज़िक से भी मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। तो वो बस पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी और मार्च 2009 में श्रीलंकन टीम पर यहीं अटैक भी हुआ था लाहौर में अनफॉर्चुनेटली। और फाइनल के पहले ही ओवर में उस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिलशान को आमिर ने 0 पे आउट किया। फिर अब्दुल रज़ाक ने सनत जयसूर्या, जहान मुबारक और महिला जयवर्धने को आउट किया।
उसके बाद शाहिद आफरीदी सईद अजमल ने विकेट्स ली, कुमार संगकारा की 50 श्रीलंका को सिर्फ 138 पर पहुंचा सकी। शाहजेब हसन और कामरान अकमल ने बड़ी अच्छी शुरुआत फराहम की पाकिस्तान को, फिर वो दोनों आउट हुए। फिर सेमीफाइनल के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सेमीफाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच शाहिद आफरीदी और शोएब मलिक ने पाकिस्तान को फतह के करीब भी पहुंचाया और फिर फतह भी दिलवाई। शाहिद आफरीदी ने सेमीफाइनल के साथ साथ फाइनल में भी जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल, और वो जो आखिरी था ना जिसको कहते हैं डेविड लॉयड का वो कमेंट, यस, कि रन और नो रन, बिग मैच, बिग प्लेयर, शाहिद आफरीदी के हवाले से। अच्छा, अब क्योंकि आगे वर्ल्ड T20 आने वाला है, हमारी बड़ी 2007 का तो जो सदमा है वो तो है ही, 2009 का चले वो थोड़ा सा ज़ख्म मुंदमिल ज़रूर हुए, लेकिन एक ज़ख्म गो के आज भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देख लें हेड टू हेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान अहेड है। लेकिन उनका मीडिया बड़ा सेलिब्रेट करता है, आप तो वर्ल्ड कप में हमसे जीते नहीं, आप तो वर्ल्ड कप में हमसे जीते नहीं। मेरे ख्याल से उनके पास यही एक चीज़ है, क्योंकि अभी भी रिसेंट पास्ट में भी अगर देखें तो जुनैद खान का वो जो ज़बरदस्त स्पेल था इंडिया के खिलाफ इंडिया में, उन्होंने उस वक्त भी उनके पास बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी थे, तबाह बर्बाद कर दिया था। वो पता नहीं क्यों बायलैटरल नहीं खेलते, अगर खेलेंगे तो शायद एक्सपोज हो जाएंगे वर्ल्ड कप में, वन ऑफ आके क्या हो जाता है ये बताएं सुहेल भाई, वर्ल्ड कप का इशू क्या है, हो क्या जाता है? ये फैसल भाई 1992 से इशू है जी, 92, 96, 99, 2011, 2015, 2019, 2003, 7 मैच यहाँ पे, फिर T20 पे आए 2007 में एक बॉल आउट, फिर फाइनल, फिर उसके बाद 12, 14, 16, तो हर तरफ वर्ल्ड कप में यही है। ताकि आप देखें चैम्पियंस ट्रॉफी की वो एक पाकिस्तान की फ़ाइनल की जीत, वर्ल्ड कप की सारी मैं समझता हूँ हारों से वो है, लेकिन वो बस आई थिंक साइकोलॉजिकल इशू आप इसे कह लें, या वो शायद कहीं ना कहीं आपके दिमागों पे एक चीज़ हो जाती है जो एक बार टूटना बहुत ज़रूरी है। तो होप्स हो कि वो एक बार इस बार हो। उम्मीदें हैं आपको भी पाकिस्तानी टीम से, और उम्मीद तो हम हमेशा रखते हैं ना। हाँ। अच्छा सुहेल भाई, ये है ना कि पाक भारत टाकरा तो मतलब ठीक है, हर कोई टेलीविजन स्क्रीन पे जम के बैठ रहा होता है, रेडियो सुन रहा होता है, हर कोई कह रहा होता है बस देखना है कि अब ये मैदान कौन मारेगा। लेकिन इस दफ़ा ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इंग्लैंड, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो मैच है वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि वो एक कह रहे हैं ना आजकल फेसबुक की वाली जुबान में कि मज़ा चखाना है। बिल्कुल, और ख़ासतौर पर अभी जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड ने किया है हमारे साथ, उसके बाद तो कैसे रेट करते हैं आप हमारे चांसेस को? न्यूजीलैंड में तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा बड़ा पलड़ा भारी रहा है इन वर्ल्ड कप फिक्सचर्स, और इंग्लैंड तो 92 की शिकस्त अभी तक नहीं भूला होगा। बिल्कुल, देखिए इंग्लैंड से खेलने के लिए तो हमें पहले सेमीफाइनल तक जाना पड़ेगा, इंग्लैंड तो फिर आएगा। जैसे कि न्यूजीलैंड से हमें 26 को खेलना ही खेलना है। देखें अगर आप चांसेस की बात करें तो अब जो चेंजेस हुई हैं पाकिस्तान की टीम में रिसेंट, आफ्टर इंक्लूजन ऑफ सरफराज एंड शोएब मलिक, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आया है, तो अब थोड़ी सी मुझे चीज़ें बेहतर लगने लगी हैं। देखिए न्यूजीलैंड के बाद एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं अगर स्टैटिस्टिकली बताऊं तो पिछले T20 वर्ल्ड कप से इस T20 वर्ल्ड कप के सिर्फ 6 ऐसे खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड में जो पिछली बार भी थे और इस बार भी हैं। बाकी उनके प्लेयर्स चेंज हैं, कुछ तजुर्बेकार प्लेयर्स नहीं हैं उनके पास अभी उस तरह से, लाइक रॉस टेलर नहीं है, कॉलिन मुंड्रो नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनके वो प्लेयर्स शायद पाकिस्तान के लिए ये चीज़ थोड़ी बेहतर हो जाए, हमारा स्पिन अटैक और यूएई में खेलने का तजुर्बा हमें काम आएगा। देखें न्यूजीलैंड ने जो हमारे साथ किया उसके बाद ऐसी बात है अब न्यूजीलैंड भी हमारा एक तरह से रिवायती हरीफों की तरह वाली बात आने लगी है। वैसे ये फीलिंग आपको अफगानिस्तान की टीम के साथ भी खेलते हुए 2019 के वर्ल्ड कप में भी नज़र आई थी, बहुत ज़्यादा वहाँ में भी हाइप एक उसकी भी बन गई थी। तो ये तो है, बट आई थिंक मैं हमेशा एक बात, सब बातों की एक बात, पाकिस्तान को प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये सोच के अक्सर और बेशतर माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि हमें बहुत ये कर देंगे वो कर देंगे, तो प्रॉब्लम हो जाती है। एक अंडर 15 वर्ल्ड कप का फाइनल था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की जब टीम लॉर्ड्स के ग्राउंड पहुंची, गाड़ी में जा रही थी, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या यह था कि उनको गाड़ी में वो वाला गाना सुना दिया गया था, ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा। तो जब आप इस तरह के गाने सुनाएंगे तो एक हाईली प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। तो आई थिंक हमें रिलैक्स रहना चाहिए और क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। अच्छा सुहेल भाई, लास्ट में मैं चाहूँगी आप हमारी तमाम देखने वालों को लिए छोटा सा पैगाम, स्पेशली आज के दिन के हवाले से। देखें डिसेबिलिटी, सिर्फ डिसेबिलिटी ये नहीं है कि आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। एहसास कमतरी भी एक डिसेबिलिटी है। अगर आपके अराउंड रहने वाला किसी वजह से मेंटली डाउन है, डिस्टर्ब है, अगर आप उसको भी हौसला दे दें तो वो भी एक तरह से डिसेबिलिटी है। तो सिर्फ डिसेबिलिटी ये नहीं है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहद शुक्रिया सुहेल भाई।
वेलकम बैक। अब बात करेंगे बच्चों की। बच्चे माँ बाप को बहुत परेशान करते हैं। कभी होता है जी बच्चा हमारा खा नहीं रहा और इतनी सी उम्र में तो दूसरे बच्चे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हमारे बच्चे को क्या हो गया है, कहीं इसके गले में कोई मसला तो नहीं है। 8 या 9 माह की उम्र का जो बच्चा होता है, वालिदैन ये समझते हैं कि वो बच्चा नर्म ग़िज़ा खा लेता है, लेकिन जिनके घर में बच्चे नहीं खाते वो वालिदैन को परेशान कर देते हैं। मुझे लगता है फैसल, ये परेशानी हर उस घर में होती है जहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। मुझे नहीं पता, आपको पता है? मुझे पता चलना शुरू हो गया। ठीक है। ऑब्वियसली हम सबके ऑब्वियसली अगर अपने नहीं है तो बहन भाइयों के इसके, और ये हमेशा का रोना है। और एक चीज़ होती है, वो माँ बाप जो है ना, दे आर रनिंग आफ्टर द किड्स, खाओ, और वो ये नहीं समझ पाते कि वो बच्चे हैं यार, मतलब उनका भी इंटरवल होगा खाने का, उनको ऑफ़र करें, ना कि उन पे प्रेशराइज़ करें। इस सब पे हम बात करेंगे, और क्या मामलात हैं, हकीकत क्या है, वाकई अगर बच्चा इस उम्र में सिर्फ दूध पीता हो तो क्या वो सही नहीं है या फिर सही है। इस सब पे, इस सारे मामले को समझने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में इन्वाइट किया है पीडियाट्रिशन हैं डॉक्टर अनोखी खानम, एप्पल ट्री पीडियाट्रिक्स, और डायरेक्टर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ IRD पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये बहुत अहम मसला है, बड़ा अहम मसला है। वालिदैन जो हैं, दे आर रनिंग आफ्टर द किड्स। वो माँ जो है वो प्लेट लेके भाग रही है कि खाओ, और बच्चा जो है वो आगे ये तो चल थोड़ा सा बड़ा बच्चा, बट जो छोटे बच्चे हैं उनको मैंने अक्सर देखा है कि वो बिठा देते हैं चेयर पे और वो टूसो खाओ। ठीक है, सबसे पहले तो इस पे हम बात करते हैं। I've heard this, read this theory as well, कि अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा छोटा, तो आप उसको फोर्स ना करें, बल्कि दिन में उसको कुछ थोड़े टाइम के लिए ऑफ़र करें। आई वॉन्ट टू एलैबोरेट ऑन दिस थ्योरी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बताती हूँ, रूटीन एंड कीपिंग इट सिंपल। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे, हमारी जो इंसान हैं, ह्यूमंस, हम इवॉल्व हो गए कि व्हेन द चिल्ड्रन आर बॉर्न वो ऑटोमेटिक पर खाना ले देते हैं। ठीक है, जब वो तैयार है खाने के लिए वो खा लेते हैं। ठीक है, 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को दूध के अलावा कुछ नहीं देना। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू फोकस। ये तो आप हमेशा कहती हैं हमारे प्रोग्राम में। माँ का दूध सबसे बेहतर। अगर कोई पानी नहीं, कोई दवाई डॉक्टर के बगैर नहीं देना, कोई टुटकेस, कुछ भी नहीं, 6 महीने के कम उम्र से कुछ नहीं देना, सिर्फ माँ का दूध। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नो ग्रीन टी। कोई क्या होते हैं, अच्छा, ग्रीन टी कौन देता है बच्चे को? देते? यस आपको नहीं पता, मेरे पास कितने सारे लोग आए जो बच्चे पूछते हैं कि मैं ग्रीन टी दे सकते हैं, पानी दे सकती हूँ, ये वाली चीज़ें। एब्सोल्युटली नॉट। फिर क्या होता है, रूटीन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आपको सबको समझ में आना चाहिए कि पहले 5 साल जो आप अपने बच्चे के साथ करेंगे वो पूरी ज़िंदगी यही फॉलो करेंगे। तो यस, रूटीन होना चाहिए। जब बच्चा सुबह उठता है, नाश्ता करता है, ठीक है, मिड मॉर्निंग स्नैक होती है, अगर वो खाता है, नहीं खाता है। लंच टाइम 12, 12:30, 1 बजे दोपहर का खाना, फिर 4:30 बजे मिड आफ्टरनून स्नैक, अगर खाता है, नहीं खाता है, और इवनिंग में 6 बजे उसका डिनर होती है। ये है इसकी फ्लैट टाइम। और बीच में अगर बच्चे को भूख लग रही है, वो आपके पास आकर पूछेगा खाने के लिए। ठीक है, बच्चा ऑटोमेटिकली, हमारे जिस्म, हमारे दिमाग में एक सेंटर होती है जो हमें बता देता है कि हमारा पेट भर गया, हम और नहीं खा सकते हैं। जब आप अपने बच्चे को ठोक कर खिला रहे हैं, तो ये आपके बच्चे के जो सेंटर है उसको आप बंद करवा रहे हैं। तो आपके बच्चे को ये अंदाज़ा नहीं पड़ेगा कि मेरा पेट कब फुल है, ठीक है, कब मैं खाना रोकूं। ठीक है, अब फिर क्या होता है, हमारे पास बहुत मोटे मोटे बच्चे हैं। हाँ, एज से ज़्यादा उनका वेट हो जाता है ना। हाँ, और मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं ना, वो जो सारे जो एवरेज बच्चे जो नॉर्मल साइज़ के, मेरे पेरेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि ये बच्चा कमज़ोर है। मैंने बोला नहीं, ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, आपके दूसरे बच्चे बहुत मोटे हैं। अब उनके ख्याल रखते हैं, वो मुझे, उस बच्चे से मुझे परेशानी हो रही है। ये वाला बच्चा परफेक्ट ऑन द व्हाट यू कॉल ग्रोथ चार्ट्स, ऑन द BMI, एवरीथिंग परफेक्ट, ये सही से खा रहा है, सही से एक्टिविटी, सारी चीज़। सो आपको बच्चे के पीछे कभी भागना नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चे को जब आपने सॉलिड शुरू किया 6 महीने पर, एक ही जगह हर दिन हर वक्त एक ही जगह पर खाना मिलता है। वहाँ पर बैठकर बोल में शुरू में प्यूरेज होती है, सो वो बहुत मल्च जैसी होती है। बच्चे को 1 चम्मच दे, आप 1 चम्मच ले। बच्चे चम्मच के साथ खेल रहा है, आप बच्चे अपने चम्मच के साथ बच्चे को खिला रहे हैं। इस तरीके से बच्चे 1 साल तक खुद ही सीख लेता है खाने के लिए।
और आपको अलाउ करना चाहिए कि बच्चे खाने के साथ खेलें। कुछ माँ बाप होता है ना फौरन से डांट देते हैं। हाँ, क्योंकि जो बच्चे, वही तो आप सोचें कि अगर मैं बोलती हूँ माँ बाप को, अगर मैं आपको लाल बेग खिलाएं, जिंदा वाले लाल बेग ठोस कर खिलाएं, आप तो नहीं खाएंगे ना। खाएंगे। तो ये बच्चे के यही है कि वो पहले 6 महीने से सिर्फ दूध पी रहे हैं और सडनली ये पता नहीं अजीब से चीज़ें आप खिला रहे हैं। दलिया आ गया, सेरेलैक आ गया, ये क्या चीज़ है? तो इट्स कॉल्ड ब्रेव ईटिंग। सो हम नहीं बोलते फसी ईटिंग, ब्रेव ईटिंग, क्योंकि इनके लिए ये बहुत अजीब से चीज़ है। इट्स अबाउट टेक्सचर, इट्स अबाउट टेस्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेस्ट, इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन। ये जो आपके बच्चे सबसे ज़्यादा culinary snobs होते हैं, ठीक है? तो आपको इन बच्चे के साथ यू शुड अलाउ देम टू प्ले विद देयर फूड। और ये जो मुट्ठी है ना, ये मेरा पेट का साइज़ है। ये सोचो हम कितना खा रहे हैं दिन में, ठीक है, एक पोर्शन से, इसलिए हम सब मोटे हैं। आई एम स्ट्रगलिंग विद माई वेट, एवरीवन स्ट्रगलिंग विद देयर वेट, क्योंकि हमारे क्योंकि बचपन में हमारी माएँ बस थोक थोक कर खिलाती थी। ओके, मुझे आज ये रीज़न पता चल गया कि क्या रीज़न है? अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा ना कि 6 महीने से पहले बच्चे को आप कुछ ना दें, सिर्फ मदर फीड पे वो रहे, लेकिन अक्सर घरों में होता है दादियाँ या नानियाँ होती हैं, मैश पोटैटो खिला रहे हैं, मैश बनाना खिला रहे हैं, नहीं ये जूस भी पी लेगा, इसके फीडर में जूस डाल के दे दो, ये होता है। उनको अच्छा लगता है, साडा पुत्र कितना चंगा लग रहा है, वो साडा पुत्र चंगा नहीं लग रहा, तो ताड़ा पुत्र जो है वो जो लग रहा है असी कह नहीं सकते ऑन स्क्रीन। तो a few years back, डॉक्टर wrote in the BBC के ग्रैंड-पेरेंट्स बच्चे की सेहत के लिए डेंजरस है इस वजह से क्योंकि यही करते हैं ना, बोलते हैं हमने तुम्हारे साथ यही किया है, तुम लोग फिट, ठीक, you guys grew up fine। अच्छा ये आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन एक ये चीज़ है, इसको महक बहुत ज़्यादा इंडोर्स करेंगी कि वो हमारे यहाँ कहते हैं कि हमने तो 6 बच्चे कर दिए पैदा और हम तो किचन से हिले ही नहीं। आजकल की लड़कियां देखो, एक जो है करती हैं और उसके बाद वो बिस्तर से ही लग जाती हैं। this needs to, you know, this needs to a bit controlled and this needs to be said कि जी आपको क्या मामलात हैं, आपके क्या रहे हैं। इंटरनल हेल्थ भी बड़ी मैटर करती है ना, क्योंकि देखिए ये जो मिथ बन चुकी है ना, मेरे ख्याल से उस वक्त की खवातीन, अब की खवातीन जो है, निकलना पड़ेगा सोच से बाहर, वर्किंग वुमेन भी है, फिर उसके बाद आप दिन में 10 चीज़ें देख रहे होते हैं ना आप, फिर उस वक्त की खवातीन की मेंटल हेल्थ और इस वक्त की खवातीन की मेंटली कंडीशन दोनों अलग अलग है, वेरी डिफरेंट। तो मी एंड माई सिस्टर, हम दोनों पीडियाट्रिशियंस हैं, ठीक है, वो अमेरिका में, यहाँ पर हूँ, ठीक है। हम जब पीडियाट्रिक्स पढ़ने के बाद हमने एक दूसरे के साथ बात किया है, हमने ये चीज़ डिस्कवर की है कि what we decided is we survived our childhood। जो हमारे साथ किए गए हुए nowadays never be done, never। we were very lucky, हमारी मामा बहुत स्ट्रिक्ट थी कि उनकी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहिए, ज़्यादा दवाई नहीं देना चाहिए, घर का खाना उसने खुद ही बनाया, रोटी ब्रेड सारी चीज़ें खुद बनाई थी घर पर। मगर फिर भी बहुत सारी गलत चीज़ भी हुए हैं, ठीक है, जो आजकल नहीं करना चाहिए। हम जो आजकल प्रैक्टिस करते हैं इट्स कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, वेदर इट्स मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और पब्लिक हेल्थ। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि माँ काम पर जा रही हैं, तो कभी कभार नानी दादी बोलेंगी बच्चे तो बिगड़ जाएंगे, यू नो, देन मदर्स नॉट एट होम। मगर जो रिसर्च ने दिखाया है, उन बच्चों जो माँ काम करते ना, दोज किड्स आर मोर सक्सेसफुल, ठीक है। इट डज नॉट इम्पैक्ट देयर सक्सेस, क्योंकि उन्होंने देखा है कि दोनों माँ बाप काम कर रहे मगर बैलेंस लाइफस्टाइल के साथ, और उनकी भी बच्चों की एक रूटीन भी होती है, मुझे ये लगता है, क्योंकि parents cannot afford not to have a routine if they're both working। as long as you are having a routine and you're spending time with your child, बच्चों के साथ काम कर रहे, टाइम दे रहे, सारी चीज़ें सही तरीके से, सही रूटीन, वो भी स्कूल जा रहे, तो वो खुद नेचुरली मोटिवेट होते कि जब बड़े होंगे, दोनों लड़कियां और लड़के जब बड़े होंगे हमें भी काम करने होंगे, घर में साथ साथ काम करते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ लाइक शुरू से वो एक ऐसा माहौल देख लेते हैं ना, इस वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, जैसे अमूमन घरों में बच्चे होते हैं ना, दूसरे बच्चों को देख के 6 माह से पहले के और 6 माह के बाद के बच्चे, 1 साल से पहले के अगर मैं बात कर लूँ, चॉकलेट्स, नगेट्स,
फ्राइज, ये बहुत आम है। इवन मैंने अपनी फैमिली में बहुत देखे, इतने छोटे छोटे बच्चे, और फिर माएँ रोकती नहीं है, अब वो ये दे खास दें तौर पे वो जो चिप्स होते हैं, आई मीन ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना कि लेट्स कीप असाइड कि दे आर सो टॉक्सिक एंड डेंजरस, बट ऑल्सो चोकिंग हैजर्ड होती है। कभी कोई सोचता नहीं है कि छोटी सी चॉकलेट पीस सोचो तो कोई बात नहीं, चूस रहा है या इस पीस पर चूस रहा है, कोई बात नहीं, अटक सकता है। अटक क्या, 3 मिनट, आपके पास 3 मिनट है इस बच्चे को बचाने के लिए। और अस्पताल में पड़े हुए ये बच्चे जो नहीं बच पाए, क्योंकि घर पर कोई CPR ये सारी ट्रेनिंग नहीं होते ना बच्चों के पेरेंट्स के साथ, हम करते हैं मगर दूसरे लोग डॉक्टर्स नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चोकिंग हैजर्ड, और सेकंड ऑफ ऑल 2 साल के कम उम्र के बच्चे को चीनी नमक नहीं देना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। और वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप जंक फूड शुरू करते, ये बुरी आदतें शुरू कर दें, तो अगर आप, हमारी नेचुरल हैबिट है, एवोल्यूशन है कि अगर आप हमें कुछ मीठी देंगे ना, हम वही खाएंगे, वी आर मोर प्रोन टू गो टुवर्ड्स दैट। तो अगर आप शुरू से एक प्रोसेस्ड फूड्स और ये जंक फूड शुरू कर देते ना, तो द चिल्ड्रन विल बी मोर वांटिंग, ये बच्चे ज़्यादा ये चीज़ें खाएंगे, और अगर आप अच्छे वाले खाने देंगे वो नहीं खाएंगे। आप बच्चे को शुरू से रॉ शुगर से दूर रखें ना, क्योंकि ये जो चीनी है, ये तो कहते हैं कि हमारे लिए भी बड़ी शुगर हो गया, या फिर जिस तरह के ये हैजर्डस फूड्स हो गए कि जो जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं लो जाओ चिप्स खा लो, लो जाओ ये खा लो, या प्यार मोहब्बत में बड़े हमारे, आओ बेटा मैं तुम्हें चिप्स लेके दे दूँ, आओ बेटा मैं तुम्हें चॉकलेट लेके दे दूँ। अपने बच्चे के लिए कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हैं। आज कल नहीं होगा, जब आपका बच्चा टीनेजर है, मेरे पास है बच्चे जो टीनेजर्स हैं जो ग्रोसली ओवरवेट, ओबीस, ठीक है, मॉर्बिड ओबेसिटी लेवल होते हैं, ओवरवेट, ओबीस, मॉर्बिड ओबेसिटी, ठीक है, मॉर्बिड ओबेसिटी जिनकी कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ सिंक है, ठीक है। ये जो दिल की बीमारियां हैं, टाइप 2 डायबिटीज़, ये बचपन में शुरू होते हैं। और फिर यही बच्चे अगर आप इनको कंट्रोल में नहीं लाएं, तो यही बच्चे हैं जो 30-40 साल में हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, स्ट्रोक्स हो जाते हैं, टाइप 2 टीनेज ईयर्स में टाइप 2 डायबिटीज़ शुरू हो जाती है। काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है, खासतौर पे उनकी जो कहते हैं हमारा बच्चा इतना सूखा लग रहा है, इतना सूखा साड़ा सा लग रहा है, इतना दुबला और कमज़ोर सा लग रहा है, वो ये नहीं देख रहे कि भाई आप उनको मैश पोटैटो खिलाने के बजाय हमने उनको खाना नहीं देना, हमने उनको न्यूट्रिएंट्स देने हैं बेसिकली। सो मैं चाहता हूँ इस पे आप जरा पेरेंट्स की काउंसलिंग करें। इट्स नॉट अबाउट द फूड बट इट्स अबाउट द न्यूट्रिएंट्स दैट योर किड नीड्स। या क्योंकि क्या होता है, पीपल देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन मल्टीविटामिन्स। ये मेरे हर वक्त क्वेश्चन आती है, मल्टीविटामिन्स कौन से दो, प्लीज़ रेकमेंड कर दो। मैंने बोला मैं कोई मल्टीविटामिन्स रेकमेंड नहीं करते। द अमेरिकन अकेडमी पीडियाट्रिक्स, यू नो द ब्रिटिश पीडियाट्रिक्स एक्सेट्रा, वो रेकमेंड नहीं करते मल्टीविटामिन्स। हमें फोकस करनी है, अगर आप बच्चे को डिफिशिएंसी है तो हम देते हैं, ठीक है। हम फोकस करते हैं बच्चे की खाने पर और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ब्रेकफास्ट विद अ सीरियल, यू कैन डू एन एग एक्सेट्रा। लंच 3 आयरन रिच मील्स अ डे। इसका मतलब है, आयरन का मतलब नहीं है कि गोश्त हर दिन 3 दफ़ा दिन में दे, गोश्त 2 दफ़ा हफ्ते में खत्म। आपके पास इतने सारी सब्जियां हैं जिसके अंदर आयरन है, ठीक है, फ्रूट्स भी है, आपके पास नट्स भी है। नट्स आप नेचुरली पूरे नहीं देते मगर ग्राइंड करके खाने के अंदर मिक्स कर दें। वही बात है ना, इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब भी बदल गया, वक्त भी बदल गया। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया। सुरजानी, नागंज, सखी हसन, हैदरी, नाजमाबाद, लालू खेत, पलट तेरा ध्यान किधर है, ग्रीन बस इधर है। तो आज हम आपकी सैर करवाएंगे कराची के लिए एक खुशगवार झोंके की सूरत में आने वाली इन बसेस की। इसके अंदर भी आपको लेके जाएंगे, और वो जो पुरानी कटारा बसें चलती है ना, जिनमें मेरी और आपकी ज़िंदगी गुजर गई, जिनकी सीटों पे कीले निकले हुए होते हैं, जिनकी छतों पे हमने बहुत सफ़र किया है, इसका और उसका तकाबुल करेंगे। तो तब तक डबल उस्ताद। कराची वाले कई अरसे से मुंतज़िर थे कि उन्हें आरामदेह सफ़र के लिए कोई इस तरीके की ट्रांसपोर्ट सर्विस मैसर हो जाए, लेकिन तारीख पे तारीख मिलती रही, बसें नहीं आई। लेकिन बिल आखिर ये बसेस आ चुकी हैं, और चले अब इनके अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं। तो चलिए अब बस के अंदर आपको लेके चलते हैं, और ये खुदकार निज़ाम के तहत इसका दरवाज़ा भी खुल जाता है। आजा आजा आजा। माँ की दुआ जन्नत की हवा, और कराची वाले इन बसेस में सफ़र करके ग्रीन बस वालों को ज़रूर दुआ देंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त ये बसेस हैं जो इस ट्रैक पे दौड़ेंगी।
कुछ आपका टूर कराते हैं इस बस का। और सबसे पहली बात कि भाई कितनी सीट्स हैं जानना चाह रहे होंगे आप। तो 40 सीट्स हैं जिनमें ख़ातीन का कंपार्टमेंट है और उसके बाद माजूरों का है, फिर फैमिली कंपार्टमेंट है, मेरे पीछे मर्द हजरात का है। अच्छा, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये इसका आर्टिकुलेटेड सिस्टम है, आर्टिकुलेटेड कैबिन है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं निज़ाम, ये 2 केबिन्स को इसने जोड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये आर्टिकुलेटेड सिस्टम हो गया। इसके बाद ये जो सीटिंग कैपेसिटी है ये फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वरना ऐसा होता था अक्सर कि हम जिन बसेस में सफ़र करते थे, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ वो आगे बैठती थी, हम पीछे बैठते थे, हमें कब उतरना है बेचारियों को नहीं पता होता था, या वो पहले उतर जाती थी, हम बाद में उतरते थे। ये वाली तमाम तर कैफियत होती थी। और उन बसेस में जो फीमेल कंपार्टमेंट्स हुआ करते हैं वो भी आप सबको पता है, लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ चेंज होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे वाईफाई भी है, हाई फाई बस में वाईफाई, क्या बात है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं और फीमेल कंपार्टमेंट है, ये मैं जो माजूर अफराद स्पेशल पर्सन है उनका ये कंपार्टमेंट है, उनके लिए सीटिंग है। और इसके अलावा अब ये फीमेल कंपार्टमेंट है, ये पूरी इसकी कैपेसिटी है, 40 सीट्स हैं। लेकिन अगर हैंड रेल पकड़ के आप खड़े होना चाहें तो टोटल जो कैपेसिटी है इस पूरी बस की 160 लोग इसके अंदर समा सकते हैं। अब सोचिए कि उन पुरानी खटारा बसों में आपका चढ़ना इतना मुश्किल होता था, तो जो हमारे माशरे के स्पेशल अफराद हैं वो किस कदर मुश्किल से उन पर सवार हुआ करते थे। लेकिन इस बस में इस बात का भी ख्याल रखा गया है। सबसे पहले तो उनकी एंट्रेंस के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त सा रैम्प बनाया गया है, जस्ट पुल इट, और ये यहाँ से ये व्हील चेयर जो है ऊपर आ जाएगी और उसके बाद ये इस तरीके से बंद हो जाएगी। और अब ऊपर चल के उनकी सीट्स भी देख लें। कितनी अच्छी बात है कि कराची वालों के लिए बसेस तो आई हैं, लेकिन वो स्पेशल पर्सन जो हमारे माशरे का एक हिस्सा हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए इन बसेस में उनके आरामदेह सफ़र के लिए भी ये सीट्स बनाई गई हैं। एक तो ये आप ये सीट्स देख सकते हैं और इस सीट्स के साथ ये सीट बेल्ट भी हैं, यानी कि, और ये बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह आप एयर ट्रैवल करते हैं तो ये सीट बेल्ट्स भी हैं, यानी कि कोई स्पेशल पर्सन है वो यहाँ बैठ सकते हैं और इसके साथ आप ये सीट बेल्ट भी लगा सकते हैं। हम भी लगा देते हैं भाई, ये सीट बेल्ट लगा दी। और इसके साथ साथ अगर ये स्पेसेस फिल हो गई हैं और कोई इस तरह का अगेन कोई स्पेशल पर्सन है जो कि बैठ नहीं सकते हैं तो उनके लिए ये खड़े होने के लिए भी जगह है। खड़े होंगे तो आप कोई पीछे नोकीली चीज़ नहीं लग रही होगी आपको, ये कुशन दिया हुआ है। और इसके साथ साथ अगेन जब वो खड़े होंगे और उनके बैलेंस के लिए यहाँ पे ये सीट बेल्ट भी दी हुई है, यानी कि ये वो यहाँ से आराम से इसको बंद कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एस्पेक्ट है इस बस का। कैमरे की आंख आपको देख रही है, घबराइए नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर तो यहाँ पे केबिन्स में, हर केबिन में ये कैमरा सर्वेलेंस के लिए CCTV कैमरा लगा हुआ है। अगर कोई मसले मसाइल हो जाएं तो आपका जो ड्राइवर है वो उसको देख रहा हो और उसको मॉनिटर कर रहा हो। इसके अलावा ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, यानी कि अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो बाद में एडमिन के पास जाएगा और वो उसको देख भी सकते हैं ईज़िली। तो ये एक बड़ी अच्छी सहूलत है इस बस में। इसके अलावा मेरा मोबाइल जो है ना वो अब कर रहा है बीप, क्योंकि चार्ज बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये मोबाइल भी यहाँ पे आपका चार्ज हो जाएगा। देयर इट गोस, यस। और मेरा मोबाइल चार्ज होना शुरू हो गया है। आपको पुराने वाली बसों में सब मिलता था नहीं ना? तो फिर आ जाएं और सफ़र करें इस बस में। ये लें, जहाँ आपको जिस स्टेशन पे उतरना है वो डिस्प्ले भी हो जाएगा और अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। कई बार ऐसा हुआ है कि हमें जाना कहीं और होता है और हम उतर कहीं जाते हैं, आँख लग जाती है बसेस में और थके हुए इतना होते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि कौन सा स्टॉप आ रहा है और साथ में डिस्प्ले भी हो जाएगा। अब अगर हम मुकाबला करें इसका जो पेशावर BRT है उससे, तो इसमें एडिड फीचर्स भी दिए हुए हैं। ये भाई कराची वालों आपके लिए एडिड फीचर्स भी दिए हैं। वो क्या
सबसे पहले तो जो पेशावर की बस है उसमें जो आर्टिकुलेटेड सिस्टम है वहाँ पे आप इतने आसानी से खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पे हैंड रेल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस आर्टिकुलेटेड एरिया में भी हैंड रेल्स दिए हुए हैं। एक तो ये हो गया। इसके अलावा वहाँ पे एयर कंडीशन भी नहीं है, तो यहाँ पे है एयर कंडीशन। इसके अलावा अगर थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे स्प्रे करने के लिए, यानी अगर कोई डेंगू है और उसका स्प्रे करना है तो उसके स्प्रे करने के लिए भी यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो खाने बने हुए हैं। और ये वो तमाम तर सहूलियात जो आपको इस बस में मिलेंगी। आगे चलते हैं। ख़वातीन व हज़रात, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इस बस में एमरजेंसी एग्ज़िट भी मौजूद हैं, जो 4 आगे, 4 थोड़ा सा उससे पीछे, 4 मेरे दाएं और मेरे बाएं हाथ में, 4 बिल्कुल पीछे और 3 उससे बिल्कुल पीछे हैं। यानी कि कुल 13 इमरजेंसी एग्ज़िट हैं इस बस में। और उन इमरजेंसी एग्ज़िट की सूरत हाल कुछ ऐसे बनेगी कि ये शीशे हैं उनको तोड़ के आप बाहर निकल सकते हैं। और इनको तोड़ना ऐसे नहीं, कोनी से नहीं तोड़ देना भाई कराची वालों। इसको तोड़ने के लिए भी यहाँ पे ये एक हैमर दिया हुआ है, यहाँ से ऐसे, लेकिन इससे खेलने मत लगना वरना ये शोर मचाने लग देगा और आपकी ना वो शिकायत कर देगा ये इसलिए हम वापस लगा देते हैं, बहुत शोर मचा रहा है। लेकिन जो सड़कों का शोर है बेहंगम ट्रैफिक का, कुछ उसका आपके जो जहन पे असर है वो कम होने वाला है, क्योंकि ये जो बसेस हैं ये बहुत आरामदेह और बहुत पुरआसाइश हैं, कराची वालों के लिए तोहफ़ा है। आगे चलते हैं और कुछ इस प्रोजेक्ट से जुड़े अहम लोग हैं उनसे आपकी बात करना है। बस का टूर तो हमने आपका कराया, बस के कैप्टन से आपका तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद खुमैस। उमैस भाई, ये इस तरह की बसेस चलाने का पहला आपको एक्सपीरियंस है? जी, मैंने पेशावर बीआरटी में जॉब करके आया हूँ एज अ डेवो एम्प्लॉय और बीआरटी पेशावर में करके आया हूँ। ट्रेनिंग हमारी होती है, 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमें जो है ना रूट पे गाड़ी चलाने की इजाज़त मिलती है। जी। अच्छा, और तो वो बसेस आपने चलाई और ये तो कौन सी वाली बेहतर है और क्या डिफरेंस है? जो उसमें जो फ्यूचर थे वो इन गाड़ियों में एक्स्ट्रा फ्यूचर है, मतलब इसमें आपको हर एक चीज़ आरामदेह सफ़र, काफ़ी फ्यूचर जो है ना उससे ज़्यादा है, मुख्तलिफ हैं। बहुत अच्छा इसमें जो है ना, एक तो हमारी ड्राइविंग सीट्स के हवाले से कह लो, पैसेंजर सीट्स के हवाले से कह लो, वैक्सीनेशन के हवाले से कह लो, तो इसमें सारे फ्यूचर इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है, सारे फीचर एक्स्ट्रा हैं। चलिए अब आपको बस की छत पे लेके चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि भाई ये जो बसेस हैं इनकी छत पे बैठ के आप सफ़र नहीं करेंगे, अच्छी बात ये है, तो मैं आपको क्यों छत पे लेके जा रहा हूँ, उसकी कोई वजह होगी। आपको ऊपर सफ़र नहीं कराएंगे हम, लेकिन ऊपर से भी दिखाएंगे कि ये कितनी डिफरेंट है और अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए तो ऊपर बैठ के किस तरीके से काम किया जा सकता है। ये हम आ गए ऊपर। पेशावर बीआरटी बसेस और कराची की इन ग्रीन बसेस का एक डिफरेंस ये भी है कि जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये जो है एक बैठने के लिए जगह है, ठीक है, और यहाँ पे इंजीनियर बैठ के जो भी मुरम्मत का काम है, मैकेनिक जो भी मुरम्मत काम है वो कर सकता है। पेशावर बीआरटी में ये एडिड फीचर नहीं है, तो आपको यहाँ बैठ के सफ़र बिल्कुल भी नहीं करना, आपको अंदर नीचे बैठ के आराम से सफ़र करना है और खुशी खुशी आना है, खुशी खुशी स्टॉप पे चले आना है। What would you like to say about these gifts from China to Pakistan and our friendship? So I think so. This is a new face to significance of the relationship between China and Pakistan. How many days are you here? Since what time you are here in Pakistan? So I have studied Pakistan for nearly 1 month. Okay. After I come to Pakistan, I work in this place and to help them. How do you find Pakistani people? Yeah, I think they are very friendly and very nice. The Pakistan food is very good. And What food have you tried in Pakistan? Aloo. Aloo? Yeah, I tried for this for today. Yeah, You've tried the French fries? Yes. What do you call thank you in Chinese language? Thank you. Yeah. Thank you. Yes. Thank you. 谢谢。 Xie谢谢。 Xie Li. Xie xie. Thank you so much. It was a pleasure meeting you. और
पाक चाइना दोस्ती का ये मज़हर आप हमारे पस मंज़र में देख रहे हैं कि जहाँ पे इतनी सारी बसेज़ अब आ चुकी है और मज़ीद का भी इंतज़ार है। और चाइनीज़ जो हमारे डेलीगेट थे उनसे भी हमने आपकी मुलाकात करवाई। फ़िलहाल के लिए शेयर ज़बरदस्त। कराची वालों के लिए आसानी और फैसल बेहतरीन आपने कराची वाले बीआरटी को कह रहे हैं शेयर। और ये इंशाल्लाह नवंबर से हम देखेंगे सड़कों पर इंशाल्लाह। चले हम भी सफ़र करेंगे इसके तरह, फिर बताएंगे कि लाहौर के बाद कराची की हमने ग्रीन लाइन में सफ़र किया। आगे बढ़ते हैं। जिमनास्टिक के मैदान में शाहीनों की होगी दबंग एंट्री। फैसलाबाद के 2 नौजवान एशिया जिमनास्टिक चैम्पियनशिप में बांग्लादेश में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। दोनों नौजवान किन मुश्किलात और मसाइल में तैयारी करें, यानी अगर मैं ये कहूँ कौन कौन से चैलेंजेस उन्हें दरपेश हैं, तो उस्मान सिद्दीक अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। हौसले हमालिया की तरह जवान महदूद वसाइल से भी नहीं हैं परेशान। खेल के आलात ना ही क्वालिफाइड कोचीज दस्तयाब, वो सीधा मैट्रेस पर प्रैक्टिस करते। ये हैं अहमद और फैजान। जो 27 अक्टूबर को बांग्लादेश में होने वाली एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। फैसलाबाद के सर सैयद टाउन में मुश्किलात को मात देते दोनों नौजवान बैक फ्लिप, बैक समर और डबल ट्विस्ट की खूब तैयारियां कर रहे हैं। इंजरीज का खौफ ना ही रुकावटों का डर। अहमद और फैजान कहते हैं इनका अगला हदफ ओलंपिक्स होगा। ये बहुत महंगा खेल है सर। असल में हमारे पास जो मैट्रेस हैं ये भी सेकंड हैंड है सर। ये मैट्रेस इस तरह के हैं कि अब ये ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम इस पर जिमनास्टिक करते हैं ना, तो कई बार अगर लैंडिंग हमारी थोड़ी डिसेबल होती है तो हमारे एंगल्स पे चोट आती है, हमारे एड़ी पे बहुत ज़्यादा चोट आती है, हमारे जो घुटने हैं इधर थोड़ी इंजरी आ जाती है। कभी हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हमने बहुत सौ के पास जाकर हमने कोशिश की, उन्हें बताया, लेकिन सर आज तक किसी ने हमारी मदद नहीं की। इंटरनेशनल मुकाबला खेलने जा रहा हूँ। अब मेरा अगला टारगेट है ओलंपिक्स। मैं पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स खेलने जाऊँगा और वहाँ से मेडल निकाल के लाऊँगा। दिन भर वेल्डिंग की दुकान पर काम, शाम को बच्चों की जिम्नास्टिक तैयारी पर ध्यान। जिम्नास्टिक कोच का कहना है मशीनरी समेत तमाम चीज़ें अपनी जेब खर्च से खरीदी। मेरा ये वेल्डिंग की शॉप है, तो मैंने अपनी मदद आपके तहत ये कबाड़ से ये सामान ख़रीदा और ये मशीनें वगैरह तैयार की, जंपर वगैरह, पैलर बार और वेल्डिंग टेबल मैंने तैयार किया। मेरे क्लब के बच्चे 2 जा रहे हैं इंटरनेशनल खेलने के लिए, मुझे बहुत खुशी है। अहमद और फैजान के दूसरे 15 साथी भी जिम्नास्टिक के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने को तैयार हैं। काबिलियत ऐसी जो सबको दंग कर दे, खेल में ऐसे माहिर जो देखे दाद दिए बिना ना रह सके। अपनी मदद आपके तहत एशियन जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप खेलने के लिए बांग्लादेश जाने वाले ये नन्हे खिलाड़ी अब मुंतज़िर हैं तो बस हुकूमती ताउन के। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो एक खूबसूरत मुसव्विरा से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको मिलवाते हैं कैसी नौजवान मुसव्विरा से जिनके हाथ में अगर ब्रश आ जाए तो कैनवस पर ऐसे रंग बिखेरती हैं वो कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कराची की सहर शाह रिजवी की, जो अपने 100 कौमी हीरोज़ के पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें खराज तहसीन पेश करने की ख्वाहिशमंद हैं। सहर शाह रिजवी एक विजुअल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने जामशोरों में वाक़ मेहरान यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट एंड डिज़ाइन से ग्रेजुएशन भी की है। और सहर जो हैं कौन कौन सी नामवर शख्सियात के जो पोर्ट्रेट्स हैं वो बना चुकी हैं, या हम क्यों बताएं? सहर खुद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? फाइन। आप कैसी हैं? मैं ठीक है। सहर किन किन मशहूर शख्सियात की पोर्ट्रेट्स बना चुकी हैं? सबसे पहले तो हमें ये बताएं। बहुत ऐसे हैं जो मशहूर हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जो ज़्यादा मशहूर नहीं हैं, या वो शोबिज़ या पॉलिटिक्स या एक्टिंग, इन जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड्स जो हैं इनसे वाबस्ता नहीं है, लेकिन ह्यूमनिस्ट हैं। उनको भी मैंने पोर्ट्रेट्स उनके भी बनाए हैं। 50 हो गए हैं तकरीबन। अब वो 50 पूरे जब हो जाएंगे मेरे और उसकी सारी तैयारियां जब पूरी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह इसको मैं एग्ज़िबिट करूंगी, और कमिंग मंथ है मेरा, इंशाल्लाह इसमें एग्ज़िबिट करेंगे हम लोग।
ठीक है। अच्छा, कुछ शख्सियात का नाम मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर बताएं ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले। वैसे तो हमने कहा ना 50 हैं, लेकिन 50 में से अगर कुछ का नाम हमें पता चल जाए। अच्छा, स्टार्ट तो मैंने किया था GM सैयद के पोर्ट्रेट से। उसके बाद बहुत सारे पर्सनालिटीज़ हैं जिनको मैंने पेंट किया लाइव, और वो पेंटिंग्स जो मिलियंस में शेयर हुई, क्योंकि हम लोग दिल से हमारे जो हीरोज़ हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कोई भी मुझसे पहले ऐसा आर्टिस्ट नहीं था जिसने उनको लाइव उनके पोर्ट्रेट्स बनाए हों, या उनको खिराज दिया हो, या उनको ट्रिब्यूट दिया हो इतने लेवल पे, या उनको एक कंबाइन किया हो एक जगह पे। तो मदर रुतफ़ाओ का मैंने पोर्ट्रेट बनाया, अदीब रिजवी साहब जो हैं उनका बनाया, अब्दुल सत्तार ईदी हैं उनका मैंने पोर्ट्रेट बनाया, और उनकी मिसेस हैं बिल्किस ईदी साहिबा, उनका मैंने बनाया। तो ये सब वो लोग हैं जो हमारे हीरोज़ हैं, जो रियल में हमें सर्व करते रहे। और इसके अलावा जो बेसिकली परफॉर्मिंग आर्ट की फील्ड है उसमें आबदा परवीन साहिबा हैं, अल्लन फ़कीर हैं, और बहुत सारी और भी पर्सनालिटीज़ हैं। नूर जहान का मैंने पोर्ट्रेट अभी रिसेंटली बनाया था, मलिका तरन्नुम का। और इसी तरह से जो पॉलिटिक्स है उसमें भी वो पर्सनालिटीज़ जिन्होंने जेन्युइनली हमारे मुल्क के लिए कुछ काम किया, कुछ सर्व किया है। तो उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो गई, जुल्फ़कार भुट्टो भी हैं, और इसी तरह से और भी सूर्य बादशाह हैं जिनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री, रिच हिस्ट्री रही है हमारे मुल्क की। तो वो भी, उनको भी मैंने पेंट किया है। ये आपने बहुत अच्छी बात की, सूर्या बादशाह का आपने जिक्र किया। मतलब हमारे यहाँ जो हमारी आर्ट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जब दीगर ममालिक की फिल्म्स देखते हैं वो किस तरह अपने लोकल हीरोज़ को आजकल प्रमोट कर रहे हैं, और हमारी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में दीज थिंग्स आर मिसिंग। हमारे पास जो बलूचिस्तान और सिंध की पट्टी, पंजाब हो गए, पार्टीशन, प्री पार्टीशन, इतने हीरोज़ हैं हमारे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की। अगर उनकी ज़िंदगी पे कुछ बनाना शुरू कर दें तो क्या ही बात हो जाएगी। सर ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू दिस? कब से कर रही हैं ये, कितना अर्सा हो गया आपको? अच्छा, वैसे मुझे 10 साल हो गए हैं फैसल आर्ट प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन 2 साल से, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो हम लोग काफ़ी सब लोग घरों में बैठ गए थे। और मैं ट्रैवलर हूँ, मेरी एग्जीबिशंस होती हैं तो मैं बाहर भी जाती हूँ, इंटरनेशनली बहुत सारी एग्जीबिशंस हो चुकी हैं तो उनमें जाती हूँ। तो वो सारा ट्रैवल हमारा बंद हो गया। इवन हमारे जो अपनी सिटी का भी ट्रैवल था या नेशनल जो था वो भी बंद हो गया, तो हम घर पे बैठ गए। अब एक आर्टिस्ट घर पे बैठ जाए तो कुछ ना कुछ क्रिएट कर ही लेता है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ लाइव पेंट करूं, और आइडिया जो था, मेरे बाबा सैयद माकन शरीफ़ी वो राइटर हैं, तो वो एक किताब लिख रहे थे जो हमारे मुल्क के जो बेसिकली जो हीरोज़ हैं सिंध के, उनके हवाले से वो किताब थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये लिख रहे हैं उस चीज़ को, इसको विजुअलाइज़ भी करवाया जाए। ज़बरदस्त। फिर मैंने वहाँ से आइडिया लिया और उनको विजुअलाइज़ करवाने के लिए, और हमारी जनरेशन, हम लोग थोड़े से दूर हैं किताबों से और गैजेट्स और इन चीज़ों में। तो मेरा ये ख्याल था कि हमारे हीरोज़ से मुलाकात करवाऊँ अपनी जनरेशन की, या हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनकी मुलाकात करवा सकूँ, किसी तरीके से हम जान सकें, थोड़ा इंस्पायर हो सकें। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि ये तो आपको आइडिया इस तरह से आ गया ना कि आपके बाबा लिख रहे थे तो आपने कहा इसको विजुअल पे मैं ले आऊँ। अच्छा, मुझे बताएं कि बचपन में हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा जब हम बड़े हो जाएंगे हम ये ट्रैक चूज़ करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इस फील्ड में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बचपन से ही ये ख्वाहिश थी? वो डिसाइडेड नहीं था बचपन में महक, लेकिन वो एक अंदर आपके एक होती है चीज़। अगर आप आर्टिस्ट हैं, वो चीज़ आपके अंदर, वो एक सलाहियत है खुदा की अता की, बिल्कुल नेचुरल है। तो कोई प्रैक्टिस से भी अक्सर ऐसा होता है कि लोग हैं वो फील्ड में आते हैं, पढ़ते भी हैं, उसके बाद वो आर्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि उनके इनसाइड वो चीज़ नहीं होती। लेकिन जिनके अंदर होती है वो भले ना पढ़ें फिर भी उस फील्ड में काम करते ही रहते हैं। तो बचपन में तो मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था। मेरी ड्राइंग अच्छी होती थी, आर्ट अच्छा कर लेती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिलेगा, या कहीं ना कहीं इतने सारे लोग जो हैं मेरे आर्ट को इतना पसंद करेंगे। ये नहीं अंदाज़ा था, कभी भी नहीं था। वो जब यूनिवर्सिटी में मैं आई तो मैंने जान करके मैंने कहा मुझे फ़ाइन आर्ट्स की तरफ जाना है। तो इसकी मेडिकल की फील्ड थी, उसको मैंने छोड़ के मैं आर्ट की तरफ आई। वो चैलेंजिंग भी बहुत ज़्यादा। और आपका चेहरा देख ना मुझे लग रहा है कि ये ख्वाहिश थी कि बहुत सारे लोग एक बड़े पैमाने पे आपकी चीज़ों की नुमाइश हो, क्योंकि जिस तरह से आपकी आंखें भी नम होती मुझे नज़र आ रही हैं। ये एक वो वक्त होता ना कि आपने सोचा भी नहीं होता कि अल्लाह पाक आपको इतना अता करेंगे और आपको आपकी सोच से बढ़ के अता किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि इसके अलावा और मज़ीद क्या क्या शौक़ है? घूमने फिरने का, कुकिंग करने का, ये तो है ना, ये तो एक नेचुरल चीज़ है। मज़ीद क्या क्या शौक़ है?
बहुत सारे हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी के। एक तो मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं ट्रेवल बहुत करती हूँ, एग्जीबिशंस होती हैं, उसके अलावा भी मेरी रिसर्च चलती रहती है। अभी ये जो हमारा काम है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक तस्वीर है उसको पेंट करना है, लेकिन मैंने उनके हवाले से उनकी बायोग्राफीज़ लिखी हैं, जो पर्सनालिटीज़ मैंने पेंट की हैं, और उन पर रिसर्च की है। तो डिफरेंट गाँव, शहर और डिफरेंट जगह पे जाके रिसर्च की है। अभी मैं एक पोर्ट्रेट बनाना चाह रही थी हेमू कालानी का, और एक वो भी फ्रीडम फाइटर थे, कारुंजर माउंटेन जो हमारा है वहाँ पे जाके मैंने उनको पेंट किया था। और मारुई का कैरेक्टर जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की, वो सूरमी है, हीरो हैं, और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो भी हीरोज़ हैं वो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, 7 हीरो हैं उनके। तो मैंने उनके हवाले से जो रिसर्च की, अभी मूमल की और मारुई की रिसर्च जो है, ससुई की, इन तीनों की मैंने कंप्लीट कर ली है। तो मैं वहाँ गई थी थर में, वहाँ पे रेबारी हम बोलते हैं, उनका एक कबीला है, तो वो बेसिकली वहाँ से थी। तो मैं देखना चाह रही थी वो कैसा पहनते थे, वो कैसे उनकी ड्रेसिंग होती है, वो दिखने में कैसे होते हैं, मुझे आइडिया हो जाए, क्योंकि वो मुझे इमेजिनरी पोर्ट्रेट बनाना है। तो वो उस आइडिया के लिए, वैसे भी मैं ट्रेवलर हूँ, तो मैं ट्रेवल बहुत आपने बहुत अच्छी बात बताई मुझे, और ये आपने मुझे भी एक तरह सा मोटिवेट दोबारा कर दिया, बिकॉज नॉर्दर्न एरियाज़ तो बंद हो गए और अब सीज़न है बलूचिस्तान और सिंध की तरफ रुख करने का। अच्छा, ये मुझे बताएं शहर के, जैसे कि आपने ये भी बताया कि इमेजिनरी पोर्ट्रेट्स भी आप बनाती हैं, एक पोर्ट्रेट बनाने में कितना वक्त दरकार होता है? बीट इमेजिनरी, आप किसी को किसी शख्सियत की आप बना रही हैं, तो कितना टाइम दरकार होता है? अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं लाइव पोर्ट्रेट बनाती हूँ फेसबुक पे या अपने यूट्यूब पे, तो उसमें ऐसा होता है कि तस्वीर है तो वो जल्दी बन जाता है, या उसमें मेरी प्रैक्टिस काफ़ी है। लेकिन इमेजिनरी पोर्ट्रेट है या ऐसा पोर्ट्रेट है जिसमें डिटेल ज़्यादा है, वो तस्वीर पे भी डिपेंड करता है और विजुअल पे डिपेंड करता है बेसिकली वो कितना टाइम टेकिंग होता है। तो कभी कभी तो 2 हफ्ते भी एक पोर्ट्रेट में लग जाते हैं, और कभी कभी जो है वो 18-20 घंटे में भी पोर्ट्रेट कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, और ये एक आइडिया आपने कैसे कंसीव किया कि जिस जगह का, जैसे आपने अभी बताया ना कि आप कारुंजर जाके उसको पेंट करना और ये सारी चीज़ें, दिस इज़ वेरी न्यू, यानी कि ये आपने क्यों किया? क्या उसी अम्बियांस में रहते हुए आप चीज़ें कंसीव करना चाह रहे थे, या फिर इसके पीछे क्या मकसद था? और ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है वैसे। आइडिया वाकई अच्छा है, और मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया की जितनी भी खूबसूरत डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे जाके पेंट करूँ, और मैं देखना चाहती हूँ कि उस जगह का जो एसेंस है, उस जगह की जो फ़ील है, उसका मेरे आर्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे अगर बारिश हो जनरली तो मेरे आर्ट पे फ़र्क पड़ जाता है। मैंने अलन फ़कीर का पोर्ट्रेट बनाया था और वो बिल्कुल डिफरेंट कलर्स में था, महक, लेकिन जब वो बन चुका था, कंप्लीट था तकरीबन, लेकिन बारिश होने लग गई और मैंने उसका बैकग्राउंड, उसके कलर्स बिल्कुल चेंज कर दिए। तो वो एक चीज़ थी जो इफ़ेक्ट नेचर का मेरे ऊपर था या मेरे आर्ट के ऊपर। तो ये चीज़ होती है, आप आर्ट जब करते हैं तो डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे। अच्छा, ऐसा भी होता है ना, जब आप उन रीजन्स में ट्रैवल करो, जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में आप ट्रैवल करें, तो आपको जो बैकग्राउंड में आपके गाना चलना शुरू हो जाता है, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। मैं भी जब थर की तरफ करता हूँ तो खड़ी नीम के नीचे वो मेरे ना बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाता है। इन दी एंड मुझे सर ये बताइएगा कि व्हाट्स योर नेक्स्ट मोटिव, लाइक अगले 2 साल में, अगले 5 साल में? आप पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 साल में आपने इतने पोर्ट्रेट्स बना लिए हैं। व्हाट्स सहर्स नेक्स्ट 2 years और 5 years प्लान? प्लान तो 5 years का मैं नहीं बना सकती। मैं 2 साल का ऑप्शन दे दिया। हाँ, 2 साल का भी आपने ऑप्शन दे दिया। तो मेरा ये है कि बेसिकली ये अपनी एग्जीबिशन कर लूँ, उस पर मैं अभी बहुत फोकस्ड हूँ। और एक किताब भी जो है, उस बायोग्राफीज़ जो मैंने लिखी हैं, और डिफरेंट राइटर्स हैं जिन्होंने, जब मैंने पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट की तो उन लोगों ने आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किए। तो ये होता है ना कि आप थोड़ा सा काम करें, फर्स्ट ड्रॉट लगा दें और बाकी कंटिन्यू होता जाए, वो चीज़ होती गई। तो बहुत सारे वो भी आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो वो भी हैं, और मैंने लिखी हुई हैं बायोग्राफीज, तो वो बुक भी मुझे अब कंपाइल करनी है इंशाल्लाह। बहुत सारे काम है, बहुत सारे मुझे काम है। ओके सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी, और यकीनन जो हमारी यंग जनरेशन के लिए बड़ी आप एक मिसाल है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम शायद मोबाइल में इतने गुम हो चुके हैं कि अब कुछ करने के लिए रहा नहीं बाकी। तो प्लीज़ शहर से ज़रूर सीखें। अभी हमें करना ये कि एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे डिप्रेशन के हवाले से। ये हर घर का मसला है, बल्कि अगर मैं कहूँ कि हर दूसरे शख्स का मसला है तो गलत नहीं होगा। ब्रेक के बाद बात करें। मैं तो जा रहा हूँ सर। अच्छा
वेलकम बैक। अब ज़िंदगी के उन पहलुओं की बात करते हैं जो हकीकत हैं, और इस हकीकत की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। खुशी और गमी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके बगैर यकीनन किसी की भी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। किसी वक्त हम खुश होते हैं तो कभी अफसरदा हो जाते हैं। जब इंसान अफसरदा या परेशान होता है तो ये परेशानी उसकी मामूलात ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती नज़र आती है। डिप्रेशन इंसान के एहसासात पर असर डालने के साथ साथ इसके पूरे जिस्म पर भी मनफी असरात मुरतब करता है, और ज़्यादा डिप्रेशन इंसान की हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को अजीरन कर देता है। हम सब पर कोई ना कोई ऐसा बोझ ज़रूर होता है जिसे हम बांटना और उसको बांटने के बाद अपनी रूह को हल्का करना चाहते हैं। हम सब किसी ऐसे से बात करना चाहते हैं जो हमें समझ सके और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद दे सके। पहले दौर में दिमागी मसाइल जैसे स्ट्रेस और डिप्रेशन को मरज़ तस्लीम ही नहीं किया जाता था, लेकिन अब इस पर बात होने लगी है। हमारे स्टार्स भी इस पर बात कर रहे हैं। कुछ वीडियो मैसेजेस पहले आपको दिखाते हैं। तो इस तमाम तर मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिन फ़हीम, जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं तस्कील हेल्थ इनिशिएटिव की। माहिन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ऑब्वियसली स्टार्स भी इस पे बात कर रहे हैं, जो कि बड़ा ज़रूरी है। कोई शख्स ज़हनी बीमारी का शिकार हो जाए और वो अपनी मदद सबसे पहले तो कैसे कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग इसको जो है वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। वो समझते हैं कि कट लग गया तो ये बीमारी है, कहीं से कोई कोई खांसी नज़ला बुखार ये बीमारी है। बट आपके इंटरनल जो चीज़ आप पाल रहे हैं अपने यहाँ पे, इसको आइडेंटिफाई करना कितना इम्पोर्टेंट है और बंदा अपनी मदद खुद कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि एक फ़िज़िकल, हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक फ़िज़िकल इशू से डील कर लेते हैं, उनका ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है। तो ये थोड़ा इस सवाल को इस तरीके से देखना चाहिए कि जैसे हम एक डॉक्टर से नहीं कह सकते कि वो अपने ऊपर इलाज करें, उसी तरीके से अगर एक इंसान कोई जहनी अमराज से गुज़र रहे हैं तो हम उनसे नहीं कह सकते वो अपने ऊपर इलाज कर लें, क्योंकि अगर वो अपने ऊपर इलाज कर सकते तो वो उस चीज़ से गुजर ही नहीं रहे होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है समझने के लिए। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम लोग इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, इसको होने से रोक सकते हैं। जैसे कि आपने बात की थी डिप्रेशन, कि डिप्रेशन हर इंसान का अभी हो रहा है। एंग्जाइटी जो है वो छोटे छोटे तरीक़ों से भी किसी ना किसी रीज़न से इंसान को हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, सिर्फ पहले नहीं था। अभी उसकी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही होता है कि हमारे वालिदैन होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उनसे बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप बात करते हैं तो दिल हल्का करने से ही इतना बेहतर एक इंसान को महसूस होता है कि अगर उसके बाद भी उसको हेल्प की ज़रूरत हो, एक काउंसलर से हो, एक थेरेपिस्ट से हो, वो इम्पॉर्टेंट तब होगा जब उसको लगेगा कि अच्छा अब मैं बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रहा, मैं फंक्शन ही नहीं कर पा रहा। लेकिन एट दैट पॉइंट अगर उससे पहले ही थोड़ी सी बात कर ली जाए तो ज़्यादातर ये होता है, आपके दोस्त भी कह देते हैं कि नहीं, आई थिंक तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। हाँ। 1-2 सेशंस ले लो, तुम बात तो करके देखो, तुम्हारे अंदर जो चीज़ है जो अटक गई है, जो दिमाग से बाहर नहीं निकल रही। क्योंकि हम लोगों को होता है हम बार बार सोचते रहते हैं। तो बार बार इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि जिस चीज़ पे जो मकसद है हमारा समझने का, वो उस बात पे हम आ ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा दिल हल्का नहीं हो रहा। तो अगर सिर्फ इतनी सी चीज़ हो कि आप दिल हल्का कर सकें, अगर आप एक इंसान को अगर उनसे पूछें कि तुम कैसे हो, कहते हैं हम ठीक हैं। अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा के ये कह दें कि तुम किस तरीके से, ये नहीं कि सिर्फ फिज़िकली ठीक हो, कि ऐसा ना हो कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े, पर तुम मेंटली भी क्या ठीक हो, तुम क्या स्ट्रेस्ड हो बहुत ज़्यादा, या तुम बात बहुत दिनों से नहीं कर रहे तो कुछ हुआ है। बिकॉज़ यही चीज़ फिर एक फ़िज़िकल इशू में भी बढ़ जाती है। तो आप पहले ही बात कर लें, थोड़ा सा समझें अपने आप को, अपनी तकलीफ़ को भी समझें, उसको तरजीह दें। क्योंकि अगर आपने अपने तकलीफ़ को नहीं समझा, अपनी जहनी तकलीफ़ को समझा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये तो सबके साथ होता है, इससे तो गुजरना ही पड़ता है ज़िंदगी में, तो आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, कोई और भी नहीं कर रहा। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है बात करना। लेकिन अभी एक मसला ये भी है कि हम ये सोचते हैं कि आया मेरे साथ बैठा हुआ शख्स इस काबिल है कि मैं उससे बात करूं, मेरे घर में कोई इस काबिल है जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकूं, या मेरे ऑफिस में या फिर जहाँ पे भी मैं कहीं अपने दोस्तों में बाहर बैठ रही हूँ तो कोई है जो मुझे सुन पाएगा। एक अच्छा लिसनर होना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है अब के टाइम पे है, क्योंकि जितना डिप्रेशन हर कोई फेस कर रहा है ना, उस लिहाज से उसके पास
एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। ये तो आपने बता दिया कि एक जो शख्स जिस पे डिप्रेशन है या जो डिप्रेशन में वो क्या करे, लेकिन एक अच्छे लिसनर होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप कैसे किसी दूसरे बंदे को कन्विंस कर सकते हैं कि जी अच्छा मुझसे बात कर लें, मैं बिल्कुल आपका मसले का हल ढूंढ सकता हूँ या ढूंढ सकती हूँ, या कोई एक राय दे सकती हूँ? बिल्कुल, तो इस तरीके से किया जा सकता है कि जब कोई इंसान आपको कोई बात बता रहा होता है, कोई शेयर कर रहा होता है, कभी कभी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं शेयर करना, लेकिन बहुत मुश्किल से वो बता देते हैं आपको कि ये था, और बहादुरी उसमें दिखाते हैं। तो वहाँ पे एक इंसान, आपको जो करना है उस इंसान के लिए ये कि आप सिर्फ उसकी बात सुने। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उस चीज़ का हल हो। बहुत दफ़ा बहुत मुश्किलात होती हैं। अगर एक इंसान आए आपके पास और कहे कि मेरा बॉस मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन जॉब तो नहीं छोड़ सकते, जॉब तो करनी है, तो मैं उसके साथ क्या करूं? अब आपका दोस्त, आपके वालिदैन आके उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, वो बॉस के साथ कुछ उनसे बात नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते। तो इस वक्त उस इंसान की सबसे पहले तो बात समझनी है और सुननी है, क्योंकि दिल हल्का करने का सबसे पहले जो एक आप कह देना स्टेप 1 ये होता है कि पूरी बात सही से बता दी उसने, इंटरप्शंस नहीं हुई, उससे ये नहीं पूछा कि अच्छा लेकिन तुम ऐसा क्यों तुम्हें लगता है। उसको जो लगता है वो उसके लिए ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर आप उस चीज़ से गुजरे नहीं तो आपको पता ही ना हो कि क्या है, बिकॉज हम हर चीज़ से नहीं गुजरते। एक इंसान एक चीज़ से गुजरा है, दूसरे इंसान शायद वो समझ ना पाए कि इसको ये महसूस क्यों हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि वो समझ ना पाए। ये ज़रूरी है कि पहले वो सुन ले कि उसको महसूस हो क्या रहा है। इसीलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट अब ये होता जा रहा है कि इस चीज़ को हम रियलाइज़ करें। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से, नया दिन के प्लेटफॉर्म से कई मरतबा अपने देखने वालों को इस चीज़ की तरगीब दे चुके हैं कि कोई बुराई नहीं है किसी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या फिर किसी इस तरह की NGO, किसी इस तरह की फाउंडेशन से रब्ता करने में जो आपको ये बताए कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम विथ यू और उसको आप ठीक कर सकते हैं ना। आखिर में मुझे बताइएगा कि ये आप लोगों का एक प्रोग्राम है ज़हनी सेहत सबका हक, ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, किन के लिए काम करता है, प्लीज़? तो ज़हनी सेहत सबका हक जो है हमारा एक कैंपेन है बेसिकली, जो हमने तस्कीन की थ्रू शुरू किया है। तो तस्कीन का जो बेसिक एम है वो यही है कि हम उन लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, काउंसलिंग की, थेरेपी की, जो लोग बहुत छोटे छोटे ममालिक से हों, जिनके पास वो रिसोर्सेज ना हों। अब रिसोर्सेज आपके पैसा भी हो सकता है और आपकी अवेलेबिलिटी भी हो सकता है, क्योंकि छोटे मुल्क में आपको छोटे गाँव में या कहीं आपको एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट ऐसे नहीं मिलते। और बल्कि इसको बुरा समझा जाता है ऐसी जगहों पर ना, इस चीज़ को बात करना कि आप डिप्रेशन में तो आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास, इसको बहुत अजीब समझा जाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। एंड उन लोगों के लिए अगर उनमें से कोई एक इंसान उसको लगता भी नहीं है कि ये बुरी चीज़ है, उसके लिए ट्रैवल करना, एक रूरल से अर्बन सिटी में ट्रैवल करना, कराची, लाहौर में आना, वहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए होती हैं जो कोई इंसान फराहम नहीं कर सकता उनको। तो हमने जो अपना एक सर्विस स्टार्ट की थी वो था टेली काउंसलिंग। तो उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद यही है कि ज़हनी सेहत जो है वो सबका हक है। आपको ये एक सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अगर अमीर हों या आपके पास रिसोर्सेज हों या आप एक अर्बन सिटी में रहते हों तो फिर आपको वो रिसोर्सेज मिल सकती हैं और आपका ज़हनी सेहत आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, ज़रूरी नहीं है। और अब हम लोग देखते भी हैं कि कहाँ से हमें कॉल्स आती हैं। सही। तो जो ये चीज़ होती है कि हमें क्या गांव से लोग फ़ोन भी करेंगे, क्या छोटे छोटे जगहों से लोग जानते भी होंगे, लोग करते हैं और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वहाँ तक कहीं ना कहीं से तो अवेयरनेस फैली होगी, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये एक माहिन अच्छी बात है कि अब के टाइम पे लोगों में अवेयरनेस पैदा हो गई है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। और ये एक ऐसी चीज़ है बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक आपके साथ साथ आपके जो साथ लोग हैं ना उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो जब हम अपने प्रोग्राम में इस तरह की बात करें तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, एक शख्स अगर डिप्रेशन में मुब्तला है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने एक अच्छा लिसनर बनना है। आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम पे पहुँच गया है। आपसे हम मुलाकात करेंगे हम मंडे को। 2 दिन अपना बहुत सा ख्याल रखें। 2 दिन आपने बेस्ट ऑफ नया दिन ज़रूर देखना है। और पीर और फिर उसके बाद अभी से अनाउंस कर दें मंगल को 12 रबीउल अव्वल का स्पेशल प्रोग्राम देखना नहीं भूलिएगा। अब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।